स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम के इस प्रेजेंटेशन में। जो भी नए लोग हैं उनका भी स्वागत है और जो पुराने लोग हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारा वैलिडेटर प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, तो उसके बिहाफ पे पहली प्रेजेंटेशन हमारी ये जूम पे होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ, 10:30 बजे तक हमारी ये जूम मीटिंग चलेगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आज से आगे काम करने वाला है। तो ये जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम ट्रस्ट बिटकॉइन है और पिछले 3.5 साल से ये प्रोजेक्ट रनिंग है। पिछले 3.5 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन पे आधारित है, क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आज से शुरुआत करके आप अपने आप को 3 से 5 साल में फाइनेंशियली फ्री भी कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, बिना समझे क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में काम करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए डे वन से ट्रस्ट बिटकॉइन का ये मकसद रहा है कि जितने भी लोग, जो भी कम्युनिटी ट्रस्ट बिटकॉइन में एंटर करे, वो पूरी तरह से एजुकेटेड हो, ब्लॉकचेन को समझे, ब्लॉकचेन को समझ के उसके अंदर काम करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और आप लास्ट तक बने रहिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम कम्युनिटी के ऊपर आधारित है, यानी इसका कोई एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, कोई एक ओनर नहीं है, कोई एक कंपनी इसको ओन नहीं करती। ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम यानी पूरी की पूरी कम्युनिटी अपने आप में मालिक हैं और बहुत सारी सपोर्टिंग एंटिटीज हैं, जैसे व्योमिंग यूएसए में कंपनी है, दुबई में कंपनी है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी है और आने वाले समय में हजारों ऐसी कंपनियां बनने वाली हैं जो ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगी। लेकिन सबके जो मालिक है वो ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम है। बाकी जितने भी कंपनीज हैं वो इस इकोसिस्टम की मालिक नहीं है, वो इसको सपोर्ट करने के लिए है। जहां जहां जिस कंट्री में जिस तरह के भी रेगुलेशंस की जरूरत होंगी, उसके हिसाब से कम्युनिटी के लोग आपस में मिलके डिसीजन लेके, जहां भी किसी एंटिटी को रजिस्टर करना पड़ेगा, करके काम पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के माध्यम से। इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई, किस तरह से इस इंडस्ट्री ने काम किया। और बहुत बार आप लोग भी सुनते होंगे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो आपसे बोलते होंगे कि मेरा वहां पैसा डूब गया, मेरा वहां पैसा डूब गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की किसी को नॉलेज नहीं थी। 16 साल पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, अभी नई इंडस्ट्री आप ये कह सकते हैं। तो नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे स्कैमर्स ने इस चीज का फायदा उठाया और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो अगर हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई, किस टाइप के लोगों ने काम करके, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करके इसमें बहुत बड़ा पैसा कमाया, और वाकई में एक ऐसी इंडस्ट्री है पिछले 16 साल से जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ, इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ लोगों को दी है, सबसे ज्यादा अमीर इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। तो इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री को समझ के काम करें तो अपने को 3 से 5 साल में हम खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से। 2009 में बिटकॉइन का नाम सब लोगों ने सुना है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई। सातोशी नाकामोटो एक नाम क्लेम किया जाता है बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने इस करेंसी को बनाया, एक सॉलिडिटी लैंग्वेज के ऊपर बनाया। इस कॉन्सेप्ट को बनाने के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं की, क्योंकि उनका मकसद था एक ऐसी करेंसी बनाना जिसमें कोई एक देश या कोई एक सरकार या कोई एक कंपनी मालिक ना हो, बल्कि 800 करोड़ लोग मालिक हो, यानी पूरी दुनिया उसकी मालिक हो। किसी एक इंसान का नाम इस करेंसी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और पब्लिक इसमें मालिक बन सके, उसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, एक एडिटेबल होते हैं, एक नॉन एडिटेबल होते हैं। एडिटेबल का मतलब यह होता है कि उस प्रोजेक्ट को ओनर कभी भी अपनी मर्जी से एडिट कर सकता है, इन फ्यूचर उसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। नॉन एडिटेबल प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव करना संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे माइनर्स या बहुत सारे वैलिडेटर्स मिलके उसको चला रहे होते हैं जो एक दूसरे को भी नहीं जानते। और जब तक वो सब एक जगह पे इकट्ठे ना हो, जब तक वो एक जगह पे ना मिले, तो कोई बदलाव करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बोला जाता है इसको नॉन एडिटेबल। बिटकॉइन की शुरुआत नॉन एडिटेबल प्लेटफॉर्म से हुई, सातोशी नाकामोटो ने बनाया। और बनाने से पहले, जब इसको नॉन एडिटेबल किया, तो बनाने से पहले इसके नियम बनाने पड़ते हैं। जिसने भी व्हाइट पेपर की रचना की, यानी सातोशी नाकामोटो, जिनका जो नाम हम बोलते हैं, उन्होंने उससे पहले नियम बनाए और नियम बनाने के बाद इसको नॉन एडिटेबल किया। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है ये भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है तो ऐसा इसमें क्यों है, ऐसा इसमें क्यों है। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट जब बनाए जाते हैं, बनाने से पहले उसके नियम डिसाइड किए जाते हैं, और वो नियम क्या होंगे
जिन्होंने भी उसको, जो भी उसके फाउंडर हों, जिन्होंने भी उसको बनाया, वो नियम डिसाइड करते हैं और उसके बाद पब्लिक को उसका मालिक बना देते हैं कि पब्लिक इन नियमों पे काम करेगी, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर पब्लिक को अच्छा नहीं लगे तो उसको नहीं करेंगे। तो सतोशी नाकामोटो ने जो 2 मेजर इसके अंदर प्रोटोकॉल बनाए, यानी कि जो 2 नियम बनाए, उसमें सबसे पहला नियम था 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई फिक्स की। 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई किसने फिक्स की? डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने नहीं की, या ब्लॉकचेन ने नहीं की, या बिटकॉइन ने नहीं की, वो सातोशी नाकामोटो ने फिक्स की थी। 2 करोड़ 10 लाख उन्होंने फिक्स की और एक माइनिंग का सिस्टम बनाया कि ये 2 करोड़ 10 लाख किस तरह से लोगों के पास पहुंचेंगे। जब 2 लोग आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन से माइनर जो होंगे वो इसकी एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम उसको सोल्व करेंगे, जिसको हम ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी बोलते हैं। जब वो ब्लॉक प्रोड्यूस करेंगे तो जो 2 लोगों की ट्रांजैक्शन होगी, ब्लॉक प्रोड्यूस करके वो हैश जनरेट करेंगे। जब वो हैश जनरेट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो माइनर्स होते हैं उनको नए बिटकॉइन जनरेट होके मिलते हैं, ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल के हिसाब से। जिस तरह से भी उन्होंने डिसाइड किया कि हर 4 साल के बाद इसकी हाल्विंग होगी, यानी कि आधे 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 होते जाएंगे हर 4 साल के बाद। जैसे अभी लगभग 3.25 बिटकॉइन हर ब्लॉक से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से बिटकॉइन धीरे धीरे पब्लिक तक पहुंचेंगे। सबसे पहले माइनर तक पहुंचेंगे। माइनर के पास जब बिटकॉइन आ जाएगा तो माइनर उसको किस तरह से सेल करते हैं, एक्सचेंज पे सेल करते हैं, डोर टू डोर जाके सेल करते हैं, या घर घर जाके सेल करते हैं, अपने दोस्तों को सेल करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सेल करते हैं, किसी को इंसेंटिव देके सेल करते हैं, किसी को टूर प्रमोट करके सेल करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं, ये माइनर का काम होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है, हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है। वो बोलते हैं डिसेंट्रलाइज है तो आप टूर पे कैसे लेके जा रहे हैं? तो डिसेंट्रलाइज होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर आप टूर नहीं कर सकते, या डिसेंट्रलाइज होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर यूटिलिटी को जनरेट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो कॉइन आपके पास है उस कॉइन के मालिक आप रहो, उस कॉइन के ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना कब्जा ना कर सके या उस पे मालिकाना हक क्रिएट ना कर सके। यानी कि जो कॉइन आपके पास है उसके मालिक आप ही रहो, उसकी जो भी वैल्यू मार्केट में हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 रुपया हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो, चाहे उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो, वो आपको इमीडिएटली मिलनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है। और उसके जो प्रोटोकॉल बनाए गए, यानी बनाने से पहले जो उसके नियम निर्धारित किए गए, उन नियमों को कोई भी चेंज ना कर सके। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर होते हो तो नियमों को देख के होते हो कि प्रोजेक्ट कैसा है। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में एंटर होगे तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट किस तरह से बना, उसके नियम क्या है, किस तरह से वो काम करता है। तो अगर आपको वो नियम अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि इन नियमों पे काम करके हम अच्छी सक्सेस ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पता लगे कि वो नियम ही चेंज हो गए, तो फिर आपको भी उसमें कष्ट होगा और जिनके जो हमारे साथ आते हैं उनको भी कष्ट होगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो नियम बनाए गए हैं वो कभी चेंज ना हो पाए। लेकिन वो नियम क्या है? बिटकॉइन ने जो नियम बनाए, जरूरी नहीं उसके बाद जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें वो सेम नियम रहे, और जरूरी नहीं जो आज प्रोजेक्ट हैं आज से 2 साल बाद 4 साल बाद जो बनेंगे उनमें आज के हिसाब से नियम हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब से नियम चेंज किए जाते हैं, कम्युनिटी के हिसाब से नियम चेंज किए जाते हैं, और फिर उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। तो बिटकॉइन में जब ये प्रोटोकॉल बनाए गए, 2 करोड़ 10 लाख उसकी सप्लाई, और ट्रांजैक्शन के बेस पे नए बिटकॉइन जनरेट होंगे, ताकि अगर ट्रांजैक्शन ना हो तो नए बिटकॉइन जनरेट ही ना हो, कोई स्कैम ना हो पाए, किसी तरह की स्पेकुलेशन ना हो पाए। तो अगर ट्रांजैक्शन हो, यानी लोगों ने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो नए बिटकॉइन आएंगे, अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो नए बिटकॉइन की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, नए बिटकॉइन नहीं आएंगे। तो जब लोगों के पास ये पहुंचा, सातोशी नाकामोटो ने या उनके नियर एंड डियर्स ने जब इसको प्रमोट करना शुरू किया, तो उन्होंने बोला ना इसके ऊपर किसी ओनर का कंट्रोल है, ना इस पे किसी कंपनी का कंट्रोल है, ना ही किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, और ना ही किसी सरकार का कंट्रोल है। तो शुरुआत में लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। बिटकॉइन से पहले कभी ऐसी करेंसी कोई बनी नहीं थी दुनिया में जिसको किसी देश की सरकार या किसी देश के राजा या कोई किंगडम उसको कंट्रोल ना करे। हमेशा से आप लोग भी बचपन से अपनी हिस्ट्री की बुक्स में या किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, कभी तांबे के सिक्के चला करते थे, कभी नोट शुरू हो गए, कभी प्लास्टिक कार्ड शुरू हो गए। तो हमेशा जब भी करेंसी का फॉर्म कोई भी हो, जब भी कोई करेंसी दुनिया में आई, तो उसको उस देश के, जिस भी देश में हम रहते हैं, उस देश के राजा या उस देश के जो सरकार है वो उसको कंट्रोल करते हैं। ये अपने आप में पहली ऐसी करेंसी थी जिसको किसी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती थी, कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती थी। दुनिया के 800 करोड़ लोगों को कंट्रोल हो मिले, उसके लिए इस करेंसी को बनाया गया था। तो जब शुरुआत में सातोशी नाकामोटो ने, उनके नियर एंड डियर्स ने इन बातों को बताना शुरू किया तो लोगों को अजीब लगा, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बातें प्रूव होने लगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो लोगों का भरोसा इनके ऊपर बनने लगा, और आज लगभग 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बिटकॉइन में है। और इन 4
लोगों का यानी सरकार का, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ओनर का या किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। और जो सातोशी नाकामोटो ने इसके नियम लिखे, यानी जो नियम लिखे उनको डिसेंट्रलाइज किया, तो उन्हीं नियमों के ऊपर, उन्हीं लिखे गए नियमों के ऊपर आज भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है। बिटकॉइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन एक सक्सेसफुल करेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सब लोगों ने उसका नाम सुना है। बट बिटकॉइन 16 साल से लगातार सक्सेसफुल चल रहा है, तो क्यों बिटकॉइन 16 साल से बिटकॉइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई? और आप किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, कोई 6 महीने बाद बंद हो जाता है, कोई 4 महीने बाद बंद हो जाता है, कोई 1 साल बाद बंद हो जाता है, उसका कारण समझना बहुत जरूरी है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर किसी भी ओनर का, किसी एक इंसान का कंट्रोल नहीं है, बनाए गए नियमों के हिसाब से सबको काम करना पड़ता है, इसलिए बिटकॉइन सक्सेसफुल है। आज बिटकॉइन में 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा, चाहे उसने 2009 में खरीदा हो, 2012 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2018 में खरीदा हो, 2021 में खरीदा हो, या आज खरीद रहे हो, जब भी खरीदा और जिसने भी 4 से 5 साल इसको होल्ड किया, यानी 5 साल तक होल्ड किया, स्पेक्यूलेशन नहीं की, जुआ नहीं खेला, गैम्बलिंग नहीं की, आए उन्होंने बिटकॉइन के अंदर निवेश किया अपना और कम्युनिटी को बढ़ने दिया, क्योंकि कम्युनिटी का कॉइन है, जब तक कम्युनिटी इंक्रीज नहीं होगी, जब तक यूटिलिटीज में कोई कॉइन यूज होना शुरू नहीं होगा, तब तक उसकी वैल्यू बढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो उसकी वैल्यू बढ़ने का इंतजार किया, और ऐसा कोई भी इंसान इन 50 करोड़ लोगों में से नहीं है जिसने बिटकॉइन को खरीदा हो, 5 साल होल्ड किया हो और उन्होंने अच्छा पैसा नहीं कमाया हो। किसी ने 10 गुना किया है, किसी ने 100 गुना किया है, किसी ने 1000 गुना किया है, किसी ने 10,000 गुना किया है, बहुत सारे लोगों ने 1 लाख गुना भी किया है, जिन्होंने भी 2009 में खरीदे, और आज भी अगर उनके पास कॉइन है तो उनका पैसा 1 करोड़ गुना भी हो चुका है, यानी बहुत बड़ा पैसा लोगों ने कमाया। आज लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का हर 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन का लेन देन होता है, खरीदा और बेचा जाता है। मोस्टली आज एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, और सब कुछ उस मेजरमेंट किया जा, सब कुछ काउंट किया जा सकता है कि कितना उसका टर्नओवर हुआ, क्योंकि एक्सचेंजेस का डेटा सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना भी टर्नओवर होता है बिटकॉइन का पूरी दुनिया में, 3 से 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, यानी इतना बिटकॉइन खरीदा जाता है डेली और बेचा जाता है। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी है बिटकॉइन की। इतने बड़े टर्नओवर के बाद, इतनी पब्लिक इन्वॉल्व होने के बाद, आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि बिटकॉइन में किसी के साथ चीटिंग हो गई हो, किसी के साथ फ्रॉड हो गया हो। और आज के समय में सरकारें भी बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं, उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, चाहे दुबई की गवर्नमेंट हो, चाहे जापानीज गवर्नमेंट हो, बहुत सारी कंट्रीज में इसके जो लॉ हैं वो बनने के प्रोसेस में हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बन चुके हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले युग में नई करेंसी है। आने वाले युग में क्रिप्टो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, इसको दुनिया से खत्म नहीं किया जा सकता, दुनिया से बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज 50 से 100 करोड़ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आप 100 करोड़ लोगों को, जो अलग अलग कंट्री के हैं, उनको वो अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको आप बैन नहीं कर सकते, ये अंडरस्टूड है। तो इसलिए हर सरकार इसके ऊपर नियम बना रही है अपने हिसाब से, और हर सरकार को ये जानने का हक है कौन कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, कितना कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हर देश में इसके नियम बनाए जा रहे हैं। तो ये बिटकॉइन की सक्सेस स्टोरी थी। अब बिटकॉइन की सक्सेस के बाद बहुत सारे कॉइन आए, आपने भी बहुत सारे कॉइन्स में काम किया होगा, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा। कोई 6 महीने चलता है, कोई 12 महीने चलता है, कोई 15 महीने चलता है। कुछ सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हमें नॉलेज नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि हमें किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहिए। और हम अपने लालच में, हर आदमी को लालच होता है पैसा कमाने का, हमारे अपने लालच के कारण कुछ स्कैमर लोग आके हमारे साथ स्कैम कर लेते हैं। बिटकॉइन के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, जिसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। इथेरियम है, ट्रॉन है, सोलाना है, बीएनबी है, एडीए है, कार्डेनो ब्लॉकचेन है, एक्सआरपी रिपल है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट को रखा, अपनी टेक्नोलॉजी को रखा, और आज कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से सर्वाइव कर रहा है, और अपने अपने हिसाब से वो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन 10-15 कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए तो 1 लाख से लेके 10 लाख के आसपास मेरे ख्याल से ऐसे प्रोजेक्ट बन चुके होंगे पूरी दुनिया में, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को लूटना था, लोगों के साथ स्कैम करना था, लोगों के साथ चीटिंग करना था, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, नई करेंसी थी, नया सिस्टम था, नई इंडस्ट्री थी। हमारे बाप दादा ने कभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम नहीं किया, तो नॉलेज ना होने की वजह से और हमारे अपने लालच की वजह से, क्योंकि लालच सबको होता है, सबको 3 महीने में डबल करना होता है, एक दिन में डबल करना होता है, अगले दिन से इनकम चाहिए होती है। ऐसे लालच में बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा, और अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का भी बहुत सारा पैसा डुबाया। तो वो पैसा हमारा इस इंडस्ट्री में ना डूबे, क्योंकि एक तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें 4 से 5 साल में एक आम आदमी जिसके पास आज बहुत बड़ा पैसा नहीं है, वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री हो,
जिसमें आपके पास अगर कम पैसा भी है तो भी आप अपने आप को 4 से 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री में आपका पैसा डूब जाए या आपका नुकसान हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। और ऐसा दुर्भाग्य आप सब में से जो इस मीटिंग में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। हम सब लोगों के साथ हो चुका है। किसी ने अपना पैसा डुबाया, किसी ने किसी दूसरे का पैसा डुबाया। कारण क्या था? नॉलेज नहीं थी कि किस टाइप के प्रोजेक्ट में हमें काम करना चाहिए और किस टाइप के प्रोजेक्ट में हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम से सीखने को मिली कि किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करिए। और इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये नहीं है कि आप ट्रस्ट बिटकॉइन में आइए। हमारा मकसद है ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में सच्चाई के साथ आपको इंफॉर्मेशन देना। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लेवल पे स्टडी करिए, आपको अच्छा लगे तो आइए, अच्छा नहीं लगे तो इस इंडस्ट्री को मत छोड़िए, इस इंडस्ट्री को सीखते रहिए, इस इंडस्ट्री में रहिए। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। तो 4 चीजें हमें चेक करनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले, चाहे वो ट्रस्ट बिटकॉइन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या वट कोई भी आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके आए, उस कॉन्सेप्ट में चेक करना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज, नो कमिटमेंट फॉर रिटर्न। अगर कोई आपको फिक्स टाइम फ्रेम के साथ कमिटमेंट की रिटर्न करता है तो इसका मतलब 100% आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, या हो सकता है 2 साल में हो। जितने लंबे समय बाद फ्रॉड होगा उतना बड़ा पैसा आपका वहां पे डूबने वाला है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो जाए, कम पैसा डूबता है। आप अपने एक्सपीरियंस से भी इस चीज को मेजर कर सकते हो। नो कमिटमेंट का मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये नहीं बताया जा सकता कि आज आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कल यानी इतने बजे आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ये इम्पॉसिबल टास्क है और इसी ट्रैप में आके मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। कोई बोलता है 5 लाख रुपए लगा दो, कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा। कोई बोलता है 5 लाख रुपए लगा दो, 3 महीने में डबल हो जाएंगे। अलग अलग तरह की कमिटमेंट हमें सुनने को मिलती है और लास्ट में होता यह है 6 महीने साल बाद वो कॉन्सेप्ट चला जाता है, हमारा पैसा भी डूब जाता है और हमारे आसपास के लोगों का भी पैसा डूब जाता है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर काम करना हो तो कभी भी कमिटमेंट अगर कहीं आपको फिक्स टाइम फ्रेम के साथ मिल रही है तो डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट को हमें मना करना चाहिए, उसमें काम नहीं करना चाहिए। आपकी फेस वैल्यू भी खराब होगी और आपके साथ जो लोग आएंगे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी चाहिए वो है ऑन ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी। यानी जिस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, सबसे पहला जो टास्क है उसकी खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए, जो सबसे पहला काम है। क्योंकि अगर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन अपने पास है नहीं, तो इसका मतलब वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें किराए के घर में रहे हैं और किराए के घर में रह के प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा सकते। आप अपना टाइम पास जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, ब्लॉकचेन खुद की होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की ब्लॉकचेन होगी तो ही आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसको पूरी दुनिया तक लेके जा सकते हो। और आने वाले समय में उसमें टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना है या जिस हिसाब से भी आपको लोगों के सामने उस प्रोजेक्ट को लेके जाना है, उसको लेके जा सकते हो। दूसरे की ब्लॉकचेन पे काम करके आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, कम्युनिटी को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। आप अपने किसी बिजनेस के लिए, किसी शॉप के लिए, किसी शोरूम के लिए आप एक टोकन बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक को आप उसको ऑफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम नो कमिटमेंट। दूसरा काम, अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए। तीसरा काम, जब खुद की ब्लॉकचेन बन जाए, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर अपलोड किए जाएं या उसके साथ कनेक्ट किए जाएं, उनकी ऑडिट होती है। ऑडिट आप चेक कर सकते हैं। 50 के आसपास रेपुटेड कंपनी है, किसी भी कंपनी के ऑडिट आप चेक कर सकते हैं। ऑडिट से आपको एक्चुअली पता लग जाता है कि कितना फंड कंपनी के पास रुक रहा है, कितना फंड कम्युनिटी के पास जा रहा है, और जो फंड आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको यह लगता है कि जो भी पैसा सिस्टम के अंदर आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में ही हो रहा है 100%, तो फिर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पैसा कहीं इकट्ठा ही नहीं होगा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में भी ये नहीं होता कि पैसा कहीं रुकता नहीं है। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, लेकिन पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पैसा सबसे पहले माइनर के पास जाता है। जो भी माइनर है, एक माइनर के पास बिटकॉइन जनरेट होकर जाता है, माइनर उसको सेल करता है। आज के टाइम पे एक्सचेंज पे सेल करते हैं, पहले के टाइम पे डायरेक्ट ऑफर किया जा सकता था, ऑफर किया जाता था। यानी पूरा का पूरा पैसा माइनर को जाता था और माइनर उसमें से किसको इंसेंटिव दे रहा है, किसको टूर दे रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कर रहा है, वो माइनर के हाथ में था, वो ब्लॉकचेन के हाथ में नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है तो पैसा भी ब्लॉकचेन ही बांटेगी। तो पैसा ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ब्लॉकचेन उसको जो डिसाइड किया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम ब्लॉकचेन का होता है। लेकिन आपको अगर टूर पे जाना है तो ब्लॉकचेन आपके लिए फ्लाइट बुक नहीं करेगी, ब्लॉकचेन आपके लिए होटल बुक नहीं करवाएगी, वो किसी ना किसी कंपनी को ही बुक करना पड़ता है। बट जो नियम बनाए जाते हैं, यानी ब्लॉकचेन पे जो नियम बनाए जाते हैं कि उसमें अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे माइनर के पास पैसा जाता है बिटकॉइन में, तो उसकी कंडीशन थी। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि माइनर के पास पैसा क्यों जाता है। क्योंकि बिटकॉइन में जब माइनिंग होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा खर्च होता है। जैसे हम ट्रस्ट बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो जानते हैं, हम इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंसेंटिव जाता है। तो वहां इंसेंटिव नहीं जाता था क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है।
क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खर्च होती है। उस समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई सातोशी नाकामोटो ने, उस समय के हिसाब से बेस्ट थी, लेकिन आज के समय उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा खर्च होता है, और आज भी एक बिटकॉइन जनरेट अगर होता है तो उसमें 47 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कहीं भी अगर माइनिंग उसकी हो रही है, और एक बिटकॉइन को जनरेट करने में लगभग 47 लाख रुपए लग जाते हैं। और 47 लाख खर्च करने के बाद जब माइनर को एक बिटकॉइन जनरेट होता है तो उसको वो हो सकता है 1 करोड़ में सेल करे, जो भी एक्सचेंज पे रेट हो। अगर उसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कल को 5 करोड़ का भी सेल हो। तो जितना भी डिफरेंस बचता है वो माइनर की कमाई होती है। अब वो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि माइनर को जो पैसा आया वो पूरे 50 करोड़ लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो नियम बनाया गया कि माइनर इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करने के बाद जो भी प्राइस बिटकॉइन का होगा वो प्राइस माइनर को मिलेगा और बाकी उसकी कमाई होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि डिसेंट्रलाइज है तो माइनर, अब ये भी सवाल उठा देंगे कि माइनर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने दिमाग के हिसाब से नियम बना के अपने ही दुनिया में खो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के ऊपर सब लोग काम कर पाए, उन नियमों में कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई बदलाव ना कर पाए, और उन नियमों को जानने का हक आपको किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले है। जब आप पहले से ही नियमों को जान लेते हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते तो आप निश्चिंत होकर उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ऑडिट से हमें यह पता लगता है कि जो नियम बनाए गए, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया, क्या वाकई में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, उसके अंदर किसी तरह की कोई करप्शन तो नहीं हो रही, किसी एक इंसान के पास पैसा तो इकट्ठा नहीं हो रहा, किसी एक कंपनी के पास तो पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। बट अगर किसी एक इंसान के पास, अगर किसी एक कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। माइनर्स का राइट बनता है बिटकॉइन में, उनके पास इसलिए पैसा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और उसके बाद वो उसको सेल करते हैं, तो ये उनका राइट है। तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, जिसका मतलब है 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्युनिटी को होना चाहिए। अब आज 47 लाख रुपए अगर एक माइनर बिटकॉइन में खर्च करता है, यानी अभी मैं ट्रस्ट बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, तो जो नए लोग हैं शायद कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं बिटकॉइन का तो प्रोजेक्ट नहीं है, ये अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अभी 5-7 मिनट के बाद हम ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, यानी जो पैसा माइनर के पास गया, यानी माइनर ने जो 47 लाख रुपए बिजली के ऊपर खर्च किए और उसके बाद उसको 1 करोड़ रुपए आए, तो वो माइनर की कमाई है, क्योंकि उन्होंने मशीनरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया, बिटकॉइन को प्रोड्यूस किया, ब्लॉक प्रोड्यूस किया और उसके बदले में उनको पैसा मिला। उसमें से सातोशी नागामोटो के पास कुछ नहीं जाना चाहिए। इसको 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी बोलते हैं। पर कम्युनिटी में किसके किसके पास कितना जाएगा वो उनके एफर्ट के ऊपर, वो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता, बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर पैसा गया तो अब ब्लॉकचेन अपनी मर्जी से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं होता। ऑपरेट हमेशा इंसान को ही, ह्यूमन को ही करना पड़ता है, लेकिन बनाए गए प्रोटोकॉल के हिसाब से, बनाए गए नियमों के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसके हिसाब से उसके ऊपर काम किया जाता है। और जो नियम बनाए गए वो नियम आपको सबसे पहले जानने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले, कि इन नियमों में इन फ्यूचर कोई बदलाव तो नहीं होगा। तो इन 4 चीजों को अगर हम चेक कर लेते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करने से पहले, तो डेफिनेटली आप अपने आप को 99% सेव कर लेंगे, यानी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब 1% इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे नियम बनेंगे, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। कोई भी गारंटी के साथ आपको प्रॉफिट के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन जब प्रोजेक्ट में हम अच्छी तरह से उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसको समझ लेते हैं, हमें लगता है कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, किसी के साथ चीटिंग नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ब्राइट चांसेस हो जाते हैं सक्सेस होने के, और हम अपने जो एम है, अपने जो गोल है, उनको अचीव कर सकते हैं। तो इन 4 चीजों को जरूर आप चेक करिए किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले, चाहे वो ट्रस्ट बिटकॉइन हो या कोई भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहें। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रस्ट बिटकॉइन की। तो ट्रस्ट बिटकॉइन 2023 में बना, 14 जनवरी 2023 से इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई। इसका टोकोनॉमिक्स बनाया गया, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के कोड्स को मिला के। जो बिटकॉइन की अच्छाई थी वो भी ले ली गई, जो इथेरियम की अच्छाई थी वो भी ले ली गई। जो बिटकॉइन में ड्रॉबैक था वो छोड़ दिया गया, जो इथेरियम में ड्रॉबैक था उसको भी छोड़ दिया गया। दोनों के कोड्स को मिला के एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाई गई और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों को मालिक बनाया गया और धीरे धीरे उनके तक स्प्रेड होने तक, यानी 800 लोगों तक ये स्प्रेड हो, उसके हिसाब से 14 जनवरी 2023 को इसमें काम शुरू हुआ। और उसके ऊपर उस दिन से लेके आज तक लगातार सक्सेसफुल तरीके से, बिना किसी एलिगेशन के, बिना किसी कंप्लेंट के,
बिना 1% स्ट्रेस के काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो इसका जो टोकोनॉमिक्स है वो बिटकॉइन की तरह ही है, 2 करोड़ 10 लाख है, और ये जेनेसिस ब्लॉक में ही बना दिए गए थे, यानी पहले ब्लॉक में ही 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जो है वो प्रोड्यूस कर दिए गए थे। पर वो कम्युनिटी तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए इसका टोकोनॉमिक्स बनाया गया, और इसका जो टोकोनॉमिक्स है उसमें 25 लाख कॉइन फर्स्ट फेज में, 5 फेज उसके बनाए गए। उन 5 फेज में ये निर्धारित किया गया कि इन 5 फेज में काम करके इन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स को पब्लिक तक पहुंचाया जाए, ताकि पब्लिक आपस में इसका लेन देन शुरू कर पाए, और जितनी भी यूटिलिटीज इसके अंदर ऐड हो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो 25 लाख कॉइन फर्स्ट फेज में डिसाइड किए गए, ये डिसाइड किए गए, लेकिन कम्युनिटी को उसका चार्ज दे दिया गया, कम्युनिटी के हाथ में इसका उसकी जो है चाबी दे दी गई कि 25 लाख कॉइन होंगे, $1 उसका प्राइस होगा, लेकिन ये $1 पे सेल होंगे या नहीं होंगे ये कम्युनिटी डिसाइड करेगी। अब 25 लाख कॉइन अगर $1 में सेल होते हैं तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, नहीं तो जिंदगी में कभी भी नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं होगा। तो ये नियम पहले से ही बनाए गए नॉन एडिटेबल फॉर्म में, और आज भी उसी तरीके से नॉन एडिटेबल फॉर्म में चल रहे हैं। तो 25 लाख कॉइन सेल करने स्टार्ट किए, कम्युनिटी ने मिलकर सेल करने स्टार्ट किए। 2 साल का एक एज्यूम टाइम लिया गया काम करके, क्योंकि कोई ना कोई गोल बनाना होता है, वो फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन गोल कोई ना कोई बनाना होता है। तो 2 साल की जगह 8 महीने में ये 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो गए। और सेकंड फेज में 25 लाख पुराने कॉइन प्लस 25 लाख नए कॉइन, यानी जो कॉइन लोगों ने खरीदे $1 के, वो प्लस 25 लाख नए कॉइन इशू हो गए, यानी 50 लाख कॉइन मार्केट में हो गए। और फिर इसका प्राइस हो गया $10। ये भी प्री डिसाइडेड है कि जब फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा तो $10 में कॉइन सेल होगा। तो ये प्री डिसाइडेड था, इसलिए सेकंड फेज जब शुरू हुआ 2 साल का एक एज्यूम टाइम लिया गया, तो लगभग 2 साल में 22 महीने में वो भी फेज क्लोज हो गया। और अभी थर्ड फेज चल रहा है, इसका भी एक एज्यूम टाइम 2 साल का लिया गया है, यानी सितंबर 2027 तक का इसका टारगेट लिया गया है कि सितंबर 2027 तक हमारा थर्ड फेज भी कंप्लीट होगा, और उसके ऊपर बहुत तेजी से काम जारी है, और बहुत तेजी से कम्युनिटी काम कर भी रही है। और इसके लिए ही हमें इस वैलिडेटर प्रोग्राम को, जो आप आजकल सुन रहे हैं, वैलिडेटर प्रोग्राम को ऑन बोर्ड किया गया है, ताकि थर्ड फेज हमारा ठीक टाइम पे, यानी जो हम चाहते हैं 2027 में, सितंबर 2027 में कंप्लीट हो, तो उसमें वैलिडेटर प्रोग्राम का बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो थर्ड फेज में 50 लाख पुराने कॉइन जो ऑलरेडी लोग खरीद चुके हैं, प्लस 50 लाख नए कॉइन आ गए, इसका प्राइस हो गया $100। फोर्थ फेज में 50 लाख पुराने प्लस 50 लाख नए कॉइन होंगे, यानी 1 करोड़ कॉइन होंगे। फिफ्थ फेज में 1.5 करोड़ पुराने प्लस 50 लाख नए, यानी कि 2 करोड़ कॉइन होंगे। इस तरह से फेस वाइज ये जो टोकोनॉमिक्स है ये बनाया गया। अभी बहुत सारे पुराने लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वैलिडेटर प्रोग्राम पहले नहीं था तो अब कैसे ऐड हो गया। तो आपको मैं ये समझा दूं, आप अपने खुद भी इस चीज को अपने माइंड में बैठाइए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है, और जो आपकी टीम्स हैं उनको भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा फेज था, फर्स्ट फेज 25 लाख कॉइन हमें कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कभी भी ये नहीं बोला गया कि 25 लाख कॉइन सेल करने हैं, 25 लाख कॉइन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेवल यूटिलिटी के लिए हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वैलिडेटर के लिए हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले समय में 500 से ज्यादा यूटिलिटीज जो हमारे सिस्टम में आने वाली है, उसकी कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट जो प्लानिंग है, जितनी भी यूटिलिटीज इसके अंदर आएंगी, किसी भी यूटिलिटीज में उस कॉइन को सेल किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने फेस सिस्टम स्टार्ट किया, जो इंसेंटिव सिस्टम स्टार्ट किया, पूरे 2 करोड़ उसी सिस्टम से ही सेल होंगे। हर फेस के अंदर उतने कॉइन सेल करना हमारा मकसद है, लेकिन वो कॉइन किस तरीके से सेल होंगे, किस यूटिलिटी से सेल होंगे, वो हम सबको मिलकर डिसाइड करना है। और जो भी यूटिलिटीज ऐड होंगी उसके अंदर हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं, और जितने भी कम्युनिटी मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सब उसके लिए एलिजिबल है, कोई भी उसके अंदर काम कर सकता है। तो यूटिलिटीज इन फ्यूचर ऐड होती जाएंगी, क्योंकि हमारा मकसद है 2 करोड़ कॉइन को कम्युनिटी तक 2029 तक जो हमारा टारगेट है कम्युनिटी में स्प्रेड करना, यानी कम्युनिटी के अंदर वो पूरे के पूरे कॉइन हो। उसके लिए वैलिडेटर प्रोग्राम का सहारा लेना पड़े, उसके लिए इन फ्यूचर डेबिट कार्ड बनाना पड़े, उसके लिए इन फ्यूचर ट्रैवल यूटिलिटी लेके आनी पड़े, उसके लिए इन फ्यूचर फ्लैट बेचने पड़े, उसके लिए इन फ्यूचर कपड़ा बेचना पड़े, या उसके लिए इन फ्यूचर डीजल पेट्रोल बेचना पड़े। कुछ भी काम करें, हमारा मकसद है इस टीबीसी को यूज करवाना, पब्लिक उसको यूज करे, और इसको 2 करोड़ कॉइन्स को पब्लिक तक पहुंचाना, ये हमारा 5वें फेज तक का मकसद है। और उसी मकसद के हिसाब से अभी वैलिडेटर प्रोग्राम इसके अंदर ऑन बोर्ड किया गया है, जिसमें जिस सिस्टम से हमारे कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं थर्ड फेज में, वो तो हो ही रहे हैं, साथ में वैलिडेटर्स भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो ये एक एड ऑन हुआ है, इससे किसी तरह का नुकसान हम लोगों को नहीं होने वाला। ये इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता ओपन होने वाला है। और एक्चुअली किसी भी कॉन्सेप्ट को जब डिसेंट्रलाइज करना होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं डे वन से डिसेंट्रलाइज तरीके से हमने काम करना शुरू किया। जो भी प्रोटोकॉल थे, जो भी नियम थे, वो नियम सब लोगों ने चेक किए, क्या उन नियमों के ऊपर काम होता है या नहीं होता। सब लोगों ने बहुत बारीकी से चेक किया है, 1-2 लोगों ने, 10-20 लोगों ने नहीं, 25 से
30-40 हजार लोग कम्युनिटी में हैं और सब लोगों ने इसको चेक किया क्या उन नियमों के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन नियमों के हिसाब से ही डे वन से काम हो रहा है। लेकिन अभी तक एक ही वैलिडेटर इस सिस्टम में थे, जो हमारी डेवलपिंग टीम है वहीं वो वैलिडेटर सिस्टम लगा हुआ है और उससे ब्लॉकचेन रन कर रही है। बट अब क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है और ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़े, तो इसको अब कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हम करने जा रहे हैं और वैलिडेटर्स की एक श्रृंखला बनाई जा रही है। और जितने ज्यादा वैलिडेटर्स किसी भी सिस्टम में होता है उतना ज्यादा उसका डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है। तो हमारा मकसद है अगले 1 साल के अंदर, यानी थर्ड फेज खत्म होने से पहले 2 लाख वैलिडेटर हमें ऑन बोर्ड करने हैं। और 2 लाख वैलिडेटर होंगे तो कौन किस कंट्री में होगा ना आप जानते होंगे ना मैं जानता हूंगा। और अगर किसी को इस ब्लॉकचेन के अंदर बदलाव करना है, अगर किसी को इस ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस करनी है, तो फिर डाओ जो हमारी व्योमिंग यूएसए में कंपनी है वो वोटिंग के थ्रू ही वो चेंजेस करवा सकती है और वोट देने का अधिकार वैलिडेटर्स का होगा। तो अगर वैलिडेटर्स चाहेंगे सब मिलके, अगर उनका 51% या 65% जो भी प्रोटोकॉल होता है वोट होता है, तो चेंज हो पाएगा, नहीं तो कोई चेंज ही नहीं हो पाएगा। और जनरली हर ब्लॉकचेन में ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा लोग वोट करते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना मस्त होते हैं, कमाने में और खाने में मस्त होते हैं। तो लेकिन फिर भी कोई चेंजेस करना हो तो वैलिडेटर्स के पास बहुत बड़ी एक पावर रहेगी। और टेक्नोलॉजी एनहेंस करने के लिए, टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर कोई आती है उसको एडवांस करने के लिए वैलिडेटर्स की हमेशा जरूरत रहेगी। क्योंकि आज के बाद यानी 10 अगस्त के बाद जब वैलिडेटर बनना शुरू होंगे तो एक्चुअली मालिक जो होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, वो वैलिडेटर्स या माइनर्स ही होते हैं। हम लोगों के पास कॉइन है, किसी के पास 2 कॉइन है, किसी के पास 100 कॉइन है, किसी के पास 1000 कॉइन है, हम लोग मालिक हैं। बट हम प्रोटोकॉल के मालिक नहीं है, हम अपने कॉइन्स के मालिक हैं। हमारे कॉइन्स को कोई हमसे छीन नहीं सकता। जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा वो हमें मिलेगा हमारे क्यू पोजीशन के हिसाब से, या जो भी डेक्स से खरीदेंगे, डेक्स एक्सचेंज से खरीदेंगे, एक्सचेंज का जो भी रेट होगा उनको मिलेगा। बट टेक्नोलॉजी चेंज करने का अधिकार या ब्लॉकचेन में अपग्रेड करने का अधिकार वो हमेशा वैलिडेटर्स के पास ही रहता है और वो वैलिडेटर्स ही मालिक होते हैं। और इन फ्यूचर कुछ भी काम ट्रस्ट बिटकॉइन में होगा तो वैलिडेटर्स को सबसे पहले इनकम जाएगी, उसके बाद कोई और काम कर सकता है। क्योंकि आपको अगर ब्लॉकचेन यूज करनी है, आपको इस ब्लॉकचेन से कोई एडवांटेज लेना है, इस ब्लॉकचेन से आपको पैसा कमाना है, इस ब्लॉकचेन से आपको कोई फायदा लेना है, आपको इस ब्लॉकचेन से फाइनेंशियली फ्री होना है, तो सबसे पहले आपको लगान देना पड़ेगा वैलिडेटर्स को। यानी पहले वैलिडेटर्स कमाएंगे, जो भी उनका एक माइनर सा परसेंटेज होता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार करना है, तो वैलिडेटर्स को पहले इनकम जाएगी, उसके बाद हम लोग इसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल होता है किसी भी ब्लॉकचेन का। जैसे आज जो बिटकॉइन जनरेट होता है, नया बिटकॉइन जनरेट होता है, तो माइनर के पास ही जाता है, पूरा का पूरा पैसा उनके पास जाता है और उसके थ्रू बिटकॉइन जब मार्केट में आता है तो उसको फिर पूरी की पूरी दुनिया यूज करना शुरू करती है। तो सबसे पहली कमाई का अधिकार किसको होता है? माइनर को होता है, बिटकॉइन में भी। उसी तरह से ही सबसे पहली कमाई का अधिकार यहाँ भी वैलिडेटर्स को होगा इन फ्यूचर, जो भी यूटिलिटीज आएंगी, जो भी प्रोजेक्ट आएंगे। तो ये हमारा टोकोनॉमिक्स है, जिसमें जब भी हम कॉइन खरीदते हैं पहले फेस में या दूसरे फेस में या तीसरे फेस में, तो हमें कॉइन खरीदते ही एक बिड लगानी पड़ती है, सेल बिड, कि हम उसको सेल कैसे करेंगे। हम आज अभी मान लीजिए $100 इसका प्राइस चल रहा है। मान लीजिए आज मैं $100 में कॉइन खरीदता हूं, $1000 के कॉइन खरीदता हूं, 10 कॉइन खरीदता हूं, तो मुझे आज ही डिसाइड करना है कि उसको मैं चौथे फेस में कितने बेचूंगा, पांचवें फेस में कितने बेचूंगा, या उसके बाद एक्सचेंज पे कितने बेचूंगा। तो मान लीजिए 10 कॉइन मैंने खरीदे, उसमें से 3 कॉइन मैंने चौथे फेस में बेचने के लिए लगाए, 3 कॉइन पांचवें फेस में बेचने के लिए लगाए और 4 कॉइन एक्सचेंज पे बेचने के लिए लगाए। तो थर्ड फेस में $1000 का प्राइस होगा, मुझे क्यू पोजीशन मिल जाती है। मेरे से पहले मान लीजिए 50,000 लोगों ने खरीदा है, तो मुझे 50,000 एक क्यू पोजीशन मिल जाएगी। तो चौथा फेस जब स्टार्ट होगा तो 1 बाय 1 पहले 50,000 लोगों को पैसा जाएगा, उनके कॉइन सेल होंगे। 50,000 एक नंबर जैसे ही आएगा तो मेरे ही कॉइन सेल होंगे। दुनिया में कोई उस पोजीशन को बाईपास नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो मेरे कॉइन वहां पे बिकेंगे, $1000 रेट होगा, $1000 के हिसाब से वो सेल होगा। उसमें से जो प्रोटोकॉल है ब्लॉकचेन का 50% हमें मिलता है, 50% इंसेंटिव में चला जाता है जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग हमारे कॉइन को सेल कर रहे होंगे। तो $500 में मेरा कॉइन सेल होगा, तो 3 कॉइन सेल करने के लिए लगाए तो अगले फेस में $1500 मुझे आ जाएंगे। नेक्स्ट फेस में 3 कॉइन लगाए पांचवें फेस में, तो वहां $10,000 में सेल होगा मेरी क्यू पोजीशन के हिसाब से, तो वहां $30,000 में से आधे यानी $15,000 मुझे मिल जाएंगे। तो $1000 के कॉइन खरीदे, नेक्स्ट फेस में $1500 आ गए, उसके नेक्स्ट फेस में हमें लगभग तीन 15,000 आ गए और उसके नेक्स्ट फेस में $1,00,000 के आसपास, जो हमारा एक टेंटेटिव प्राइस है जब हम एक्सचेंज पे जा रहे होंगे, तो $1,00,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। तो अगर वहां आपके 4 कॉइन बिकते हैं एक्सचेंज पे तो $1,00,000 पूरे आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां किसी को इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, सिर्फ 1% वो जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो डिडक्ट होगा टैक्स के ऊपर। तो $4,00,000 पूरे के पूरे आपको आएंगे। तो इस तरह से हमारे कॉइन सेल होते हैं और इसके अंदर
टाइम कितना लगेगा ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहला फेज हमारा 8 महीने में हो गया, दूसरा फेज 2 साल में हो गया, तीसरा फेज भी हमें पूरी उम्मीद है 2 साल में हो जाए, और भगवान ने चाहा तो अगले और 2 फेज भी 2-2 साल में हमारे कंप्लीट होंगे, और वो 2 साल के 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। ये पूरी तरह से कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर या ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम के अंदर जब आप आए, अगर आप फाइनेंस का कोई डिसीजन लेते हैं, किसी तरह का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर वही पैसा लगाएं जिसको कम से कम 4-5 साल आप 2 से 5 साल होल्ड कर पाए। ऐसा कोई भी पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें जिसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको बेटी की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए आपने रखा है, क्योंकि यहां आप कॉइन सेल कर पाएंगे अपनी पोजीशन के हिसाब से। वर्किंग करते हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम अलग है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो आप और भी पैसा कमा सकते हैं, हर रोज भी इसमें कमा सकते हैं, जैसे जैसे काम करेंगे पैसा कमा सकते हैं। बट अगर आपको टोकोनोमिक्स में टोकोनोमिक्स के हिसाब से, फेस क्यू के हिसाब से पैसा लेना है, तो उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 से 5 साल के लिए, तो बहुत बड़ा पैसा हम यहां से ले सकते हैं। बट कोई इमरजेंसी में अगर आप चाहेंगे कि मैं पैसा निकाल लूं, तो आप इसमें पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सोच समझ के, और जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के पूरी तरह से कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिए। अंधविश्वास में या जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लीजिए, ताकि ना तो आपको कोई दिक्कत हो, ना ही जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया उनको किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़े। तो अब बात करते हैं हम, ये टोकोनॉमिक्स आपने देख ही लिया, जैसे 11.9% फर्स्ट फेज में था, 11.9% सेकंड फेज में नए कॉइन आए, 23.8% थर्ड फेज में। उसके बाद कम्युनिटी वैलिडेटर्स एंड इकोसिस्टम रिवॉर्ड के लिए जैसे 70 लाख कॉइन आपको पता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, जो वैलिडेटर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और टीम डेवलपमेंट के लिए 10 लाख कॉइन है, 4.8% उसके अंदर अलग से रख दिए गए हैं। अब जो हमने बात की टोकोनॉमिक्स के हिसाब से हमें फेस वाइज पैसा आता है, उसके अलावा अगर हम एक्टिवली इसके अंदर काम करें, ये ऑप्शनल है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो कॉइन खरीद के आप अपनी सेल बिड लगा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपकी पोजीशन आएगी, यूटिलिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपके कॉइन सेल हो जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। ना किसी को आपको कॉल करने की जरूरत है, ना ही किसी कस्टमर केयर की आपको जरूरत है। तो यहाँ 7-8 तरह के हमें इंसेंटिव आते हैं अगर हम यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं, लोगों से इसके बारे में चर्चा करते हैं, और हमारे बोलने से अगर कोई इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है, तो उससे हमें इंसेंटिव आते हैं सम्मान के स्वरूप में। तो सबसे पहला जो इंसेंटिव आता है वह लेवल इंसेंटिव आता है, यानी आपने 10-20 लोगों को बताया, उनमें से कुछ लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, कॉइन परचेज किए, तो जितने भी वो कॉइन परचेज करेंगे उसका 5% पहले 4 लोगों से, और 4 के बाद जितने भी लोग एनरोल होते हैं उसमें 10% आपको इंसेंटिव आएगी, यानी जितने भी लोग कॉइन परचेज करते हैं तो 10% आपको इंसेंटिव आएगा। जब भी $1500 का डायरेक्ट बिजनेस आपका हो जाता है और मिनिमम 3 लोग आपके साथ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो आपको हर तरह की इनकम यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। और उससे पहले हमें सिर्फ फर्स्ट लेवल से ही इनकम आती है, यानी 5% से 10%। तो ये कंडीशन वर्किंग इनकम के लिए सबको फुलफिल करनी पड़ती है कि 3 हमारे डायरेक्ट हो और $1500 का हमारा डायरेक्ट बिजनेस हो। जब ऐसा होता है तो दूसरे लेवल से 3%, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 1%, पांचवें लेवल से 1%, छठे से लेकर 10वें लेवल तक 0.5%, हमें 10 लेवल तक ये इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो सेकंड इनकम की बात करें तो फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जब भी $3000 का आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो $300 आपको फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में आते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 1 दिन में करिए, 6 महीने में करिए, 1 साल में करिए, जैसे ही $3000 का बिजनेस होगा हमारे फर्स्ट लेवल से $300 आ जाएंगे, यानी 10% यहाँ आता है, 10% वहां लेवल इनकम से आता है, तो 20% हमें डायरेक्ट टीम से ही आ जाता है, जो बहुत बड़ी इनकम है। तीसरी जो बहुत बड़ी इनकम है वो मंथली रिवॉर्ड है। ये ऐसी इनकम है जो हमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस से आती है, जिसमें $250 से लेके $10 लाख तक के रिवॉर्ड आते हैं। और बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग खाली इस एक इनकम से अपने आप को पिछले 2-3 साल में फाइनेंशियली फ्रीडम के लेवल पे ले जा चुके हैं। आज उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, तो बहुत अच्छे इनकम लेवल पे सिर्फ इस एक इनकम की वजह से वो हैं। तो मंथली रिवॉर्ड कैसे आते हैं? जो भी आपकी टीम है, ABCDE, जितने भी आपकी टीम्स है जिनको भी आप स्पॉन्सर करते हो, उनकी पूरी टीम में चाहे 50,000 लेवल तक हो, 1 करोड़ लेवल तक लोग हो, सबका बिजनेस काउंट होता है हर एक क्लोजिंग मंथ में। जैसे अभी हमारी 18 तारीख को क्लोजिंग हुई, तो जैसे ही क्लोजिंग हुई उसके बाद 30 दिन का हमें टाइम मिलेगा, यानी 720 घंटे का नेक्स्ट क्लोजिंग हो जाएगी। ये 1 से 30 तक नहीं होती, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी क्लोजिंग मंथ होता है उस क्लोजिंग मंथ में हमें बिजनेस करना होता है। तो जिस महीने में भी $5000 की आपकी मैचिंग हो जाती है तो आपको $250 आ जाते हैं, यानी कि ए में जो सबसे बड़ी टीम है आपकी उसमें $5000 होना चाहिए, बाकी सब टीम में मिला के $5000 होना चाहिए, तो $250 आ जाएंगे। जिस महीने में $15000 की मैचिंग हो जाती है उस महीने में $800 आ जाते हैं। जिस महीने में $50000 की मैचिंग हो जाती है उसमें $3000 आ जाते हैं। जिस महीने में $1,25,000 की मैचिंग होती है तो $8500 आ जाते हैं। इस तरह से ये इनकम बढ़ते बढ़ते $10 लाख तक जाती है, यानी $25,000 महीने से लेके
10 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है, जो बहुत बड़ी इनकम है। आप इमेजिन करिए, अगर किसी एक महीने में $10 लाख का रिवॉर्ड ही सिर्फ आपका बने, तो फाइनेंशियली फ्री होने से आपको कौन रोक सकता है। और ये जो रिवॉर्ड है, 3 से 5 साल के अंदर इस रिवॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है। बाकी सबकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, 1 साल के अंदर भी कोई पहुंच सकता है और किसी को 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 3 साल से 5 साल तक मेरा मानना है, अभी हमारे कॉन्सेप्ट को 3.5 साल हुए हैं, तो अगले 5 साल कंप्लीट होने पे कोई ना कोई इस लेवल पे जरूर पहुंचने वाला है। लेकिन 50 लाख तक के रिवॉर्ड ऑलरेडी लोग लेना शुरू कर चुके हैं। जो हमारा $5 लाख की मैचिंग का रिवॉर्ड है, $35,000 का, और साथ में और भी लेवल इनकम और डायरेक्ट इनकम भी बन जाती है, कॉइन भी सेल हो जाते हैं, तो लगभग 50 लाख रुपए महीना कमाना यहाँ पे लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने उस रिवॉर्ड को अचीव किया है, तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली $10 लाख का रिवॉर्ड भी बहुत जल्दी लोग लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये मंथली इनकम है, और इस इनकम को लेने की सबसे खूबसूरती डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ये है कि अगर आपने सिर्फ $100 से इस सिस्टम को स्टार्ट किया, यानी सिर्फ $100 के एक कॉइन खरीद के भी स्टार्ट किया, तो जिंदगी भर आपको कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि आप और इन्वेस्ट करिए यहाँ पे या कहीं से पैसा लेके आइए तो आपको इनकम आएगी। आप यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम में लोग काम करते हैं, सिर्फ उस $100 की इन्वेस्टमेंट से ही आप यहाँ पे $10 लाख का रिवॉर्ड हर महीने ले सकते हैं, सिर्फ वर्किंग करके। तो कोई इंसान अगर जिसके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन वो $100 से स्टार्ट करता है और उसके बाद काम करना शुरू करता है, अगर उसका गोल है फाइनेंशियली फ्री होने का, तो वो यहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो सकता है सिर्फ वर्किंग करके। यही डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की खूबसूरती होती है। नहीं तो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब आप किसी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 2, 4, 5 लाख आप कमा ले, तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि अब और पैसे लगाइए, नहीं तो आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पैसा ओनर को अपने पास इकट्ठा करना होता है। और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में पैसा ब्लॉकचेन को कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कम्युनिटी के पास पैसा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ब्राइट चांसेस है अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के। तो नेक्स्ट इनकम रॉयल्टी इनकम है, ये भी बहुत बड़ी इनकम है। जितने भी लोग आपके स्पॉन्सर होते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, जब भी वो अर्निंग करेंगे, किसी तरह के भी इंसेंटिव उनको अर्न होंगे, तो उसका 10% आपको रॉयल्टी के रूप में आएगा। यानी किसी ने अगर $1,000 कमाए तो $100 आपको आ जाएंगे, किसी ने $10,000 कमाए तो $1,000 आपको आ जाएंगे। आपका कोई डायरेक्ट मेहनत करके $10 लाख के रिवॉर्ड तक, मंथली रिवॉर्ड तक पहुंचा, तो $10 लाख उनको जाएंगे, साथ में $1 लाख आपको भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। यानी आपके किसी स्पॉन्सर ने, जिसको आपने जो इस सिस्टम का रास्ता दिखाया, उसको सिस्टम अच्छा लगा, उसने मेहनत की, वो 10 करोड़ रुपए हर महीने कमा रहा है, तो आपको भी 1 करोड़ रुपए उसकी इनकम से डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट इनकम 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। थर्ड फेज में जो भी 100 टॉप अचीवर्स होंगे, यानी जिनकी वर्किंग इनकम सबसे ज्यादा होगी, और इस वर्किंग इनकम में जो हमारा फेस सिस्टम है वो तो काउंट होगा ही, साथ में जो वैलिडेटर सिस्टम है उसमें जो वर्किंग इनकम आप लेंगे वो भी काउंट होगा। तो जितनी भी वर्किंग इनकम होगी, जो भी वर्किंग इनकम सबसे ज्यादा लेंगे, उनको टॉप 100 लोगों को $2,25,000 ईच, यानी 2,25,00,000 पर पर्सन जाएंगे 100 लोगों को। और जो उनके स्पॉन्सर होंगे, जो उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, उनको भी $22,500, यानी कि लगभग 22.5 लाख उनको भी जाएंगे हर स्पॉन्सर से। उसके बाद वर्किंग बोनस है। जब भी आपकी $15,000 की मैचिंग हो जाती है, तो 5% वर्किंग बोनस आपकी एंटायर टीम से आपको आता है, भले ही वो 1 करोड़ लेवल के लेवल पे हो। और आपकी टीम में जब कोई ये वर्किंग बोनस लेना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उस टीम से नहीं आता, दूसरी टीम से आपको आना शुरू हो जाता है। और ये वर्किंग बोनस, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि जो 5% आपको वर्किंग बोनस आए, उसको आप ईमानदारी से फील्ड में अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए एक्सपेंसेस करिए। अगर इस 5% वर्किंग बोनस को ईमानदारी से जो खर्च करते हैं, जिन्होंने किया है उनको पता भी है, तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और डेफिनेटली वो अपने रिवॉर्ड्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जिन्होंने इस 5% को बचाने की कोशिश की, फिर वो वहीं रह जाते हैं, लाख, 50,000, 20,000, 50,000, उसी लेवल के ऊपर रह जाते हैं। तो ये वर्किंग बोनस है, इसको ईमानदारी से आप फील्ड में खर्च करिए। इसको आप फील्ड पे अपनी टीम के ऊपर, टीम की ग्रोथ के ऊपर खर्च करेंगे, तो डेफिनेटली $10 लाख के रिवार्ड पे पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी सबसे पहली ट्रैवल यूटिलिटी, सबसे पहली जो यूटिलिटीज ब्लॉकचेन की है, वो है इंटरनेशनल टूर्स। डे वन से इसके अंदर इंटरनेशनल टूर्स को एक यूटिलिटी बनाया गया, और इस ब्लॉकचेन का मकसद है पूरी दुनिया में आम इंसान को, जो लोग फॉरेन शायद कभी गए नहीं, या जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था, या जो लोग नहीं जा सकते थे, वो भी कम्युनिटी की मदद से, कम्युनिटी के साथ से पूरी दुनिया देख पाए, पूरी दुनिया घूम पाए, लाइफ को एंजॉय कर पाए। और उनकी ट्रैवल कॉस्ट की वजह से, उनकी ट्रैवल यूटिलिटी की वजह से, जो भी इस इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेंट है, वो सब लोग पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल पे भेज रहे हो, तो
ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से भेज रहे हो तो वो आपका बिजनेस हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस नहीं हो रहा। और अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू घूमने जा रहे हो इस कॉन्सेप्ट के अलावा, तो वो आपका खर्च हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को जब आप समझ जाओगे तो आप समझ पाओगे कि ट्रैवल यूटिलिटी कितनी बड़ी यूटिलिटी है इस इकोसिस्टम के लिए और हम सब लोगों की ग्रोथ के लिए। तो ट्रैवल यूटिलिटी में इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, 4 नाइट 5 डेज के टूर्स होते हैं, 6 नाइट 7 डेज के टूर होते हैं, हमारे लीडरशिप टूर्स होते हैं, और बहुत सारे आने वाले समय में अलग अलग तरह के टूर्स। कोई हनीमून पे जाना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स को तीर्थ स्थान के ऊपर भेजना चाहते हैं, कोई हज के ऊपर जाना चाहते हैं। इन फ्यूचर बहुत सारे अलग अलग तरह के टूर्स इसके अंदर एनरोल किए जाएंगे आज से लगभग 6 महीने से 1 साल के बाद, जब हमारी कम्युनिटी थोड़ी और एक्सपेंड हो जाएगी और कुछ कंट्रीज में एक्सपेंड हो जाएगी, तो बहुत सारे और ट्रैवल यूटिलिटी के अंदर प्रोडक्ट इसके अंदर जोड़े जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास 4 नाइट 5 डेज के टूर हैं, 6 नाइट 7 डेज के टूर है, और हमारे लीडरशिप टूर होते हैं। 3 तरह के टूर्स हमारे होते हैं। जैसे अभी मलेशिया का टूर चल रहा है, फिलीपींस मनीला मनीला का टूर है, और हमारा दुबई का टूर है। तो जो भी $4500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं किसी एक क्लोजिंग मंथ में, तो अभी मलेशिया का टूर हमारा चल ही रहा है, मलेशिया के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो $9000 का डायरेक्ट बिजनेस करते करते हैं किसी एक क्लोजिंग मंथ में, तो वो मनीला के लिए टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमारी ट्रैवल यूटिलिटी में इस तरह से था। लेकिन अब हमें ट्रैवल क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जो भी लोग अचीव करते थे उनको हम हर 3 महीने के बाद ट्रैवल के ऊपर लेके जाते थे। लेकिन बहुत सारी इसके अंदर दिक्कतें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर के थी। बहुत सारे बिजनेसमैन या जो होम मेकर होती हैं, होम वाइफ्स होती हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी टूर पे वो जा सकते हैं, किसी पे नहीं जा सकते, तो उनको स्किप करना पड़ता था। लेकिन अब जो ट्रैवल क्रेडिट आपको मिलेगा उसकी वैल्यू 18 महीने तक बरकरार रहेगी, यानी 18 महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए मलेशिया का टूर अचीव किया, लेकिन किसी कारण से आप मलेशिया नहीं जा पा रहे, तो अगला जो भी टूर अनाउंस होगा उसमें आप अपने ट्रैवल क्रेडिट को यूज कर सकते हैं, और अब आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मलेशिया के लिए 1 पॉइंट, यानी $4500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, जो हमारे 4 नाइट 5 डेज के टूर के लिए होता है। और अगर 9000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जो हमारे 6 नाइट 7 डेज के टूर्स के लिए होता है। तो इन ट्रैवल पॉइंट्स को आप किसी भी टूर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस महीने आप इसको अचीव करते हैं उसके अगले 18 महीने तक किसी भी टूर पे आप जा सकते हैं, किसी भी टूर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो टूर्स के लिए मान लीजिए $4500 का हम किसी को बताएं कि आप $4500 का डायरेक्ट बिजनेस करिए और साथ में आपको टूर भी मिलेगा। और $4500 का डायरेक्ट बिजनेस करने से जो भी डायरेक्ट बिजनेस करता है तो लगभग 70-80 हजार लाख रुपए के आसपास उसको इंसेंटिव भी आ जाते हैं तुरंत, और साथ में उनको 45 कॉइन मिलते हैं। तो ये जो 45 कॉइन है, इसमें से मान लीजिए जिसको भी आपने 45 कॉइन सेल किए, उन्होंने अगर इसको 45 में से 15 कॉइन मान लीजिए $1000 में बेचने के लिए लगाए, 15 कॉइन मान लीजिए $10,000 में बेचने के लिए लगाए, और 15 कॉइन मान लीजिए $1 लाख पे एक्सचेंज में बेचने के लिए लगाए। तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी उनके 15 कॉइन बिकेंगे $1000 के प्राइस पे, यानी चौथे फेस में, तो $15,000 उनको आएंगे, उसका आधा उनको मिलेगा, यानी $7500, लगभग 7.5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। तो $4500 लगाए और $7500 आ गए, तो पैसा लगभग हमारा 1.5 गुना, 2.25 गुना हो गया। तो यहाँ पे रिस्क फ्री हो गया, और साथ में उनको मलेशिया का टूर जिसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए उनके ऊपर खर्च हुआ, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। यानी ये ट्रैवल यूटिलिटी का ये बताने का मकसद क्या है, जितना भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो लगभग हमारा फ्री हो जाता है जैसे ही नेक्स्ट फेज में हमारे कॉइन सेल होते हैं। तो पूरी दुनिया हम घूमेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट घूमेंगे। तो उसके बाद अगले फेज में जब आपके 15 कॉइन सेल होते हैं, जो आपने $10,000 में लगाए, तो $1.5 लाख वहां आए, तो वहां पे 50% $75,000 आपको आएगा। तो मलेशिया का टूर भी मिल गया $4,500 के कॉइन खरीदने से। नेक्स्ट फेज जब आया तो हमें $7,500 भी रिसीव हो गए, और अगले फेज में अभी हमारे कॉइन बचे हुए हैं $75,000 यहाँ आ गए, और अभी भी 15 कॉइन एक्सचेंज के लिए बाकी है। तो वो जब बिकेंगे तो $15 लाख वहां पे आएंगे। तो कितना बड़ा रिटर्न इन फ्यूचर आ सकता है कम्युनिटी की वजह से, ये आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितना लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। और जिन्होंने भी इन्वाइट किया है, देखिए इस प्रेजेंटेशन का माध्यम एक आपको ओवरव्यू देना होता है, एक इंफॉर्मेशन देना होता है, लेकिन जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ टेबल पे बैठ के 1-to-1 उनके साथ बातचीत करिए, पेपर और पेन पे पूरी कैलकुलेशन समझिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप बहुत बड़ी अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने जो भी सीनियर है जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, उनकी सिटी में जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको इनवाइट करिए अपने शहर में, उनके साथ बैठिए, और जितनी जल्दी हो सके इसका डिसीजन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके अंदर आइए, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर देरी फिर बहुत भारी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने $1 में भी इस कॉन्सेप्ट को देखा था, लेकिन $1 में उनको समझ में नहीं आया, तो आज $100 में समझ में आ रहा है। आज $100 में वो कॉइन खरीदेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन $1 में खरीदते तो जो उन्हें 3 साल बाद कमाना है वो आज वो कमा चुके
होते। यानी 3 साल पीछे वो पैसे से पीछे नहीं हुए, उतना ही पैसा उनको आगे भी आएगा, लेकिन 3 साल वो पीछे हो गए। तो अगर समझ में कोई चीज आती है तो मेरा ये मानना है कि उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए, और समझ में ना आए तो उसको बिल्कुल देरी करनी चाहिए। जब तक समझ में ना आए पूरी तरह से आप क्वेश्चन आंसरिंग करिए, जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए, जब आपकी शंकाएं दूर हो जाए तो बिना डाउट के आपको काम के अंदर उतर जाना चाहिए, काम करना चाहिए। और काम करने के बाद, करने के लिए आज ट्रस्ट बिटकॉइन में आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। 3.5 साल इस इकोसिस्टम को कंप्लीट हो चुके हैं, सक्सेसफुल लोग हैं इसके अंदर, लगभग 6,000 से ज्यादा लोग 17 इंटरनेशनल टूर्स में जा चुके हैं, फैमिली के साथ जा चुके हैं, और एक टूर पे नहीं कई कई टूर पे जा चुके हैं। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आज है, जो भी आपके स्पॉन्सर है, जब आप उनके साथ बैठेंगे तो वो सारा डिटेल में आपको बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। हर चीज आपको समझाई जा सकती है अगर आप समझने के लिए तैयार है तो अभी दुबई में हमारा टूर हो चुका है, थाईलैंड में हमारा टूर हो चुका है, मलेशिया में हमारा टूर हो चुका है, सिंगापुर में हमारा टूर हो चुका है, इंडोनेशिया बाली में हमारा टूर हो चुका है, वियतनाम में हमारा टूर हो चुका है, और अभी फिलीपींस मनीला हम जाने वाले हैं। दुबई में 2-3 बार जा चुके हैं, थाईलैंड में 8-7-8 बार जा चुके हैं। तो ये जो टूर्स है, हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद एक टूर हमारा होता है, और उसको, उन टूर्स को एंजॉय करते हुए, पूरी दुनिया घूमते हुए आप बहुत अच्छी अर्निंग यहां से कर सकते हैं इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करके। तो ये हमारा अभी तक का जो प्रोजेक्ट था, और इसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, 20% सेल रूल क्या है, ये आप जो भी आपके स्पॉन्सर है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनके साथ बैठ के आप समझ सकते हैं। पर अभी 10 अगस्त से हमारा वैलिडेटर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यानी वैलिडेटर ऑन बोर्ड होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो वैलिडेटर कैसे बनेंगे, क्या हमें इसके लिए करना होगा, उसके लिए हम अभी 5 से 7 मिनट इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैलिडेटर बनने के लिए हमें कॉइन्स को परचेज करना है एक्सचेंज से। अभी तक हम परचेज करते थे, क्योंकि हमारी जो इंटरनल कम्युनिटी है, जो हमें 2 करोड़ कॉइन स्प्रेड करने हैं, उसके लिए हमने एक फेस सिस्टम बनाया कि $1 पे सेल होगा, फिर 10 पे होगा, फिर 100 पे होगा, 1000 पे होगा, 10,000 पे होगा। उसी सिस्टम से ये काम चलता रहेगा। लेकिन अब साथ में हमने इसके अंदर एक एड ऑन और कर दिया, यानी एक पाइप और लगा दिया है, जहां से हमारे कॉइन निकल के दुनिया तक जा सके। पहले ऑलरेडी यहाँ कर ही रहे थे, और अभी बहुत सारे पाइप हमारे इस फेस सिस्टम में लगेंगे, जहां से कॉइन निकल के पूरी दुनिया में जाएंगे, जैसे जैसे यूटिलिटीज आती रहेंगी। तो वैलिडेटर बनने के लिए हमें करना क्या है, अभी 10 अगस्त से हमारा जो कॉइन है वो एक्सचेंज पे लॉन्च हो रहा है। तो एक्सचेंज पे जो लॉन्च होगा, डेक्स है, हम अपना कॉइन अभी, क्योंकि पहले दिन से ये डिसाइडेड है कि $10,000 के बाद ही हमारा कॉइन एक्सचेंज पे आएगा। तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन तो $10,000 के बाद ही एक्सचेंज पे जा सकती है। तो अभी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे, यानी डेक्स के ऊपर, पैनकेक स्वैप जो बाइनेंस की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस के बारे में आप सब जानते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनेंस के नाम से जिसको जानते हैं। तो बाइनेंस के इकोसिस्टम की ही एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज, उसका नाम है पैनकेक स्वैप, जिसमें वॉलेट आपके कंट्रोल में रहता है, बाइनेंस के कंट्रोल में नहीं रहता। यानी आपके पैसे के ऊपर पूरा नियंत्रण आपका रहता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हमने चूज किया। पैनकेक स्वैप के ऊपर हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर टीबीसी को लॉन्च करने जा रहे हैं 10 अगस्त को। 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख ही रहेंगे, यानी जो बाइनेंस के पैनकेक स्वैप के ऊपर होंगे और हमारी ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे, दोनों को मिला के टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख ही रहेगी। इन फ्यूचर अगर हम यूनिस्वैप के ऊपर लेके आते हैं, वो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है, तो वहां पे जितने कॉइन होंगे, पैनकेक स्वैप पे जितने कॉइन होंगे, और टीबीसी की ब्लॉकचेन पे जितने कॉइन होंगे, दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे जाए, किसी भी ब्लॉकचेन पे जाए, सबकी जो सप्लाई है वो टोटल मिला के 2 करोड़ 10 लाख ही होगी। ब्रिज के माध्यम से वो एक्सचेंज होते रहते हैं। दूसरी एक्सचेंज पे, ब्लॉकचेन पे आने का मतलब नहीं है कि हमारी टोकनोमिक्स बढ़ गई या सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही रहेगी, पर एक और ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने दायरे को हम बहुत बड़ा बढ़ा सकते हैं। तो डेक्स के ऊपर हमारा कॉइन होगा, और उसकी जो प्राइस डिस्कवरी है वो लाइव रहेगी, यानी वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसमें, क्योंकि एक्सचेंज पे आने के बाद फेस सिस्टम, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, वो वहां पे काम नहीं करेगा। वहां का प्राइस जो है वो अलग से चलेगा, जो टोकोनॉमिक्स होगा, जो कम्युनिटी के हिसाब से जो भी प्राइस होगा, उस प्राइस के ऊपर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जो हमारा टोकोनॉमिक्स है, जो हमारी सेल बिड लगी है, वो एज इट इज चलता रहेगा। तो वैलिडेटर प्रोग्राम के लिए आपको जो कॉइन खरीद रहे हैं, वो हमारे इस फेस सिस्टम से नहीं खरीदने, वो आपको डायरेक्ट जाके एक्सचेंज से ही खरीदने हैं। एक्सचेंज पे ही जाके आप डायरेक्ट खरीदेंगे, यूएसडीटी BP20 से आप उस कॉइन को खरीद सकते हैं। तो $2,000 के, $5,000 के या $15,000 के, ये एक अप्रोक्सीमेट प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं होता। $2,000, $5,000, $15,000। जब आप वैलिडेटर बनेंगे तो सिस्टम आपसे डिमांड करेगा कि $2,000 के आप कॉइन मुझे दीजिए। तो जब आप उसको कॉइन देंगे और एक्सचेंज पे खरीदने जाएंगे, तब तक हो सकता है उस $2,000 का कॉइन का प्राइस $2,100 हो जाए, या उस 2,000 कॉइन में जितनी क्वांटिटी उन्होंने मांगी वो आपको एक्सचेंज पे $1,900 में ही मिल जाए। तो जितने में भी आपको वो मिले, वो लेके आपको
सिस्टम को देना है, यानी ब्लॉकचेन को वो कॉइन देना है जिससे आप वैलिडेटर बन पाए। तो बेटर यही है कि सबसे पहले कॉइन खरीदिए, उसके बाद आप वैलिडेटर बनने जाइए। तो जब भी आप वैलिडेटर बनते हैं तो $2000, $5000 या $15000 के आपको कॉइन खरीदने हैं और उसको 6 साल के लिए आपको लॉक करना है। 6 साल के लिए लॉक करने का मतलब आप उसके अंदर एक तरह के शेयर होल्डर हो गए। किसी कंपनी में जैसे शेयर होल्डर होते हैं, तो ऐसे ही आपने वो कॉइन परचेज करके शेयर होल्डिंग ले ली एक तरह की। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये कोई शेयर नहीं है, आप एक तरह के शेयर होल्डर बन गए और जब तक वो शेयर आपके वहां है तब तक आपको डिविडेंड आता रहेगा, यानी पैसा आता रहेगा। जैसे किसी भी कंपनी के आप शेयर परचेज करते हैं तो जब तक आप उस शेयर के मालिक हैं आपको डिविडेंड आता है, कंपनी की परफॉर्मेंस से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। और जिस दिन आप शेयर बेच देते हैं तो जिसको आप शेयर बेचते हैं उसको पैसा आना शुरू हो जाता है, आपको आना बंद हो जाता है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो $2000 से, $5000 से और $15000 से आप कॉइन परचेज करके 6 साल के लिए उसको आपको लॉक करना है और इससे आप वैलिडेटर बन जाते हैं। $15000 में आपको एक हार्डवेयर भी घर में लगाना पड़ेगा जिसमें आपको ब्लॉक प्रोड्यूस करना है, या बिना ब्लॉक प्रोड्यूसर के भी आप उसको रन कर सकते हैं। उसका मेन मकसद ब्लॉकचेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, एक तरह की ब्लॉकचेन को ऊर्जा की सप्लाई करना है। तो जिससे जब भी आप वैलिडेटर बनते हैं $2000 से, $5000 से, $15000 से, तो 70 लाख कॉइन रिजर्व कर दिए गए हैं इस 2,10,00,000 में से, जो वैलिडेटर्स को इंसेंटिव के रूप में आएंगे नेटवर्क की एक्टिविटी के हिसाब से। यानी मान लीजिए एक दिन के अंदर ये एक्टिविटी डेक्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर चेक की जाएगी। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मान लीजिए एक दिन में 1000 कॉइन की एक्टिविटी हुई, यानी 1000 कॉइन हमारे स्टेक हुए, 1000 कॉइन नए वैलिडेटर्स ने खरीदे, या इन फ्यूचर जो भी यूटिलिटीज ऐड होंगी जो इन कॉइन के अंदर काउंट होंगी। फिलहाल इसके अंदर जो वैलिडेटर स्टेक करेंगे वो काउंट होगा। तो वैलिडेटर बने 1000 कॉइन के, तो उसका लगभग 40% यानी 400 कॉइन हमें वैलिडेटर्स को उसी दिन विद इन 24 आवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसको आप तुरंत जाके एक्सचेंज के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से 70 लाख कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वैलिडेटर्स को, जिसमें हर 2 साल के बाद हाल्विंग होगी। 2 साल फिक्स टाइम नहीं है, एक टेंटेटिव पीरियड है, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डे वन से मैक्सिमम 4242 कॉइन वैलिडेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर। 4242 कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए 12000 13,000 जो भी उसका 3 गुना 3.5 गुना है लगभग, उतनी वैलिडेटर की स्टेकिंग होनी जरूरी है। कम होती है तो कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उससे ज्यादा होती है तो 4242 मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये जो कॉइन आएंगे जो भी उसका एक्सचेंज पे प्राइस होगा, यानी मान लीजिए एक कॉइन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिला और उस कॉइन का प्राइस $300 है एक्सचेंज के ऊपर, तो आप $300 का उसी समय इमीडिएटली उसको सेल कर सकते हैं। तो हर महीने कितना आएगा, बहुत सारे लोगों ने पिछले 4-5 दिन में मुझे सवाल किया कि मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम की क्या गारंटी है। तो मिनिमम की गारंटी 0 है। कोई भी आपसे पूछे मिनिमम कितना आएगा तो मिनिमम 0 आएगा। 0 का मतलब यहां आप किसी तरह का पैसा इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट लेने के लिए नहीं आए कि आपको 1%, 2%, 5% हर महीने आएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जो 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं। यहां आप एक तरह से वैलिडेटर बन के इस सिस्टम के मालिक बन गए, और मालिकों को गारंटी दी नहीं जाती, मालिकों से गारंटी ली जाती है। तो जब आप मालिक बनेंगे तो जितनी भी एक्टिविटी इस नेटवर्क पे होगी उस सारी एक्टिविटी का प्रॉफिट आपको जाएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर तो आज हमने काम शुरू किया, हमने वैलिडेटर बनाने शुरू किए और कल से इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी काम नहीं होता, कोई इंसान इसके अंदर आता नहीं है, कोई इसमें काम नहीं करता, तो फिर तो 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी नया वैलिडेटर बनता है, कोई भी इसके अंदर कॉइन परचेज करता है, कोई भी इसमें टूर पे जाता है, कोई भी डेस्क पे आके ट्रेड करता है, तो कुछ भी काम होगा उससे वैलिडेटर को इनकम आएगी। और मैक्सिमम कितनी आएगी, अगर मिनिमम 0 है तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप $2000 से $20,000 भी हर महीने कमा सकते हैं। हर 24 घंटे के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई मंथली या इसका कोई फिक्स परसेंटेज का सिस्टम नहीं है। तो जितनी हमारी एक्टिविटी अभी हो रही है उसके हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जितनी एक्टिविटी हमारी हो रही है, यानी पिछले 3.5 साल से जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से जितना काम हम अभी कर पा रहे हैं, अगर उतना ही हम काम करते हैं, तो जो भी $2000 से वैलिडेटर बनते हैं तो वो लगभग 5 से लेके 15,000 के बीच में उनको आ सकता है। लगभग अगर डेली के हिसाब से एक्टिविटी की हम बात करें तो लगभग 5 से 15,000 उनको एक महीने में आ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, मिनिमम गारंटी 0 है। और जो भी $2000 में जिनको अर्निंग हुई वो जितना भी लेंगे उससे 3 गुना $5000 से जो आते हैं उनको आएगा, और उसका 10 गुना लगभग जो $15,000 से वैलिडेटर बनते हैं उनको आएगा। जो $2000 से वैलिडेटर बनेंगे उनको हम कम्युनिटी वैलिडेटर बोलते हैं, इस ब्रोशर में आप देख सकते हैं। और जो $5000 से बनेंगे उनको सीनियर वैलिडेटर हम बोलते हैं, और जो $15,000 से वैलिडेटर बनते हैं उनको हम ब्लॉक प्रोड्यूसर वैलिडेटर बोलते हैं। तो ये 3 तरह के वैलिडेटर सिस्टम है, तीनों तरीके से आप इसके अंदर आ सकते हैं। और वैलिडेटर बनने के बाद आप आगे भी वैलिडेटर बना सकते हैं, इस इकोसिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं। तो उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग आती है। यानी $2000 से अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं तो मुझे
$200 तुरंत आ जाएंगे, यानी 10% आ जाएगा। $5,000 से अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं तो मुझे 12% यानी $600 तुरंत आ जाएंगे। और $15,000 से मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं तो मुझे $2,100 तुरंत आ जाएंगे। अब मान लीजिए $2,000 से मैंने किया और किसी को $15,000 से स्पॉन्सर किया, तो $2,100 तो तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस जो भी मेरे स्पॉन्सर होंगे, उनको महीने की जितनी भी अर्निंग आएगी, जो भी उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड का 10% मुझे हर महीने आएगा, लाइफ टाइम आएगा, जब तक मेरा स्पॉन्सर वैलिडेटर है। जब तक वो अपने स्टेकिंग कॉइन वापस नहीं निकालते, तब तक उनकी इनकम से मुझे इनकम आती रहेगी हर महीने। और उसके लिए इन फ्यूचर मुझे कुछ और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार वैलिडेटर बना, किसी को मैंने वैलिडेटर बनाया, तो जो भी उनको हर महीने आ रहा है, मान लीजिए $15,000 से मैंने वैलिडेटर बनाया और उनको 1 लाख हर महीने आ रहे हैं, किसी महीने 1 लाख आए, किसी महीने कुछ नहीं आया, किसी महीने 2 लाख आए, किसी महीने 50,000 आए, तो मान लीजिए 1 लाख एवरेज उनको हर महीने आ रहा है, तो 10,000 मुझे भी उनसे हर महीने आता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। जितने ज्यादा आप वैलिडेटर अपने स्पॉन्सर कर सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम आप यहां से ले सकते हैं। तो एक तो इनकम ये है जो हमें डायरेक्ट स्पॉन्सर से मिलती है और सर्विस रॉयल्टी से मिलती है, और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें आना है, यानी $4,242, उसके 2 साल बाद 2,121 कॉइन, ये हर हर रोज हमें डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ये इसके अंदर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये इनकम आएगी, और एक बहुत बड़ी इनकम इसके अंदर बनाई गई है वैलिडेटर्स के लिए। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे वो हमारे फेस सिस्टम में हो, कोई कॉइन परचेज करता है तो भी 1% उनका डिडक्ट होता है, जैसा आपको पता ही है। किसी को इंसेंटिव आते हैं, किसी ने लेवल इनकम ली, किसी ने रॉयल्टी इनकम ली, किसी ने मंथली रिवॉर्ड लिया, तो भी 1% उनका डिडक्ट होता है। किसी ने कॉइन सेल किया तो भी उनका 1% डिडक्ट होता है। इसी तरह से कोई भी एक्सचेंज पे आके ट्रेडिंग करेगा, मान लीजिए कोई आया ट्रेडर पैनकेक स्वैप पे, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी है, 10-12 करोड़ लोगों की कम्युनिटी उनकी है। तो मान लीजिए कोई हमारे इकोसिस्टम को देख के, ट्रस्ट बिटकॉइन कॉइन को वहां देख के आया, एक फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर आया, और बहुत सारे ट्रेडर डेफिनेटली आएंगे। कोई एक ट्रेडर आया, उसने $1,000 के कॉइन खरीदे, थोड़ी देर बाद उसने बेचा, फिर थोड़ी देर बाद खरीदा, फिर बेचा। तो जब भी वो खरीदेगा, जब भी वो बेचेगा, 1% उसका डिडक्ट होगा, और उन सारी डिडक्शन में से आधा परसेंट से कॉइन बर्न होंगे, और आधा परसेंट इनकम वो वैलिडेटर्स को जाएगी। और इस आधा परसेंट इनकम को आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी इनकम ये हो सकती है इन फ्यूचर। कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती है ये भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, और कितनी बड़ी इनकम हो सकती है ये भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब आप वैलिडेटर बनेंगे, बहुत सारे लोग 10 तारीख को रेडी है वैलिडेटर बनने के लिए, तो 3 महीने में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, या जो हमारी इस नेटवर्क की परफॉर्मेंस होगी, उस 3 महीने के हिसाब से आपको क्या आता है, उससे आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। लोगों को उसके हिसाब से बता सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि कितनी अर्निंग आपको आने वाली है। तो ये हमारा वैलिडेटर प्रोग्राम है, और वैलिडेटर बनने के बाद ये इनकम जो है ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। और इसमें इमरजेंसी एग्जिट का भी प्रावधान है। अगर आप आज $15,000 से वैलिडेटर बनते हैं, या $2,000 से वैलिडेटर बनते हैं, या $5,000 से वैलिडेटर बनते हैं, और आपको लगता है 2-4 महीने बाद कि मेरे से कोई गलत डिसीजन हो गया, या मुझे पैसों की इमरजेंसी है, तो आप इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी ब्लॉकचेन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी को एप्लीकेशन नहीं देनी आपने, ब्लॉकचेन पे ही एक सिस्टम होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन आपके कॉइन वहां से रिफंड करती है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा का सारा, उसमें किसी इंसान की इंटरवेंशन नहीं है, पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन करेगा, डिसेंट्रलाइज तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, क्योंकि आपको जो रिवॉर्ड आते हैं, आपको जो स्पॉन्सरशिप आ रही है, आपको जो सर्विस रॉयल्टी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप वैलिडेटर बने, आपने कॉइन स्टेक किए। और अगर आप कॉइन उस अपने रिमूव करते हैं, स्टेकिंग अपनी हटाते हैं, तो उसके लिए एक सबसे पहली कंडीशन है, मिनिमम 5,000 वैलिडेटर सिस्टम में होने चाहिए। क्योंकि इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए जो सबसे पहला काम है वो है 5,000 वैलिडेटर कंप्लीट करना, और 5,000 वैलिडेटर हमेशा ऑन बोर्ड रहने चाहिए ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन में। तो 5,000 वैलिडेटर कंप्लीट होने के बाद आप कभी भी इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। जब भी आप इमरजेंसी एग्जिट करेंगे, तो जितनी भी इनकम आपको आ चुकी है, सबसे पहले ब्लॉकचेन वो डिडक्ट करेगा। यानी मान लीजिए आपने 20 कॉइन से वैलिडेटर बने, और आपको अभी तक 10 कॉइन इनकम के रूप में आ चुके हैं, चाहे वो स्पॉन्सर इनकम हो, चाहे वो स्टेकिंग रिवार्ड आया हो, चाहे वो सर्विस रॉयल्टी आई हो। वो 20 कॉइन में से 10 कॉइन वो डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी आपके 10 कॉइन बचते हैं, उसका 30% डिडक्ट होगा, यानी 3 कॉइन डिडक्ट होंगे, और 7 कॉइन आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इमरजेंसी एग्जिट करते हैं, तो जो क्योंकि 5-6 साल से पहले एग्जिट करने का मतलब आप सर्विस जो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और अगर आप वापस आते हैं तो इनकम लेने का भी आपको कोई राइट नहीं है। तो जो सारी की सारी इनकम है वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी, और बाकी कॉइन मिल जाएंगे। हाँ, वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। मान लीजिए आप ने जब एनरोल किया तो उस समय कॉइन का रेट $100 था, और जब आप एग्जिट कर रहे हैं उस समय कॉइन का रेट $500 है, तो जो भी बढ़ा हुआ रेट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट है, उसके ऊपर आपका राइट है। तो ये हमारा वैलिडेटर प्रोग्राम है जो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पैनकेक स्वैप पे स्टार्ट होगा, BP20 USDT से, डिसेंट्रलाइज तरीके से, आपकी कस्टडी में ही सब कुछ रहेगा, डॉलर भी आपकी कस्टडी में रहेंगे,
जो कॉइन आप परचेज करते हैं वो भी आपके वॉलेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपकी कस्टडी में ही रहेंगे, यानी जब भी आप अनलॉक करेंगे तो आपके वॉलेट में ही आएंगे। उसके लिए किसी कंपनी की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। आप स्पॉन्सर अगर किसी को करना चाहते हैं तो स्पॉन्सर का जो एड्रेस आएगा उसके अंदर अपनी अपलाइन का एड्रेस डालिए, तो आप उनके साथ कर सकते हैं। किसी का भी एड्रेस आप नहीं डालते तो आप डायरेक्ट सिस्टम से प्लग इन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना नेटवर्क बनाइए, अपना काम करिए, जिस तरीके से भी आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। और हमारी ट्रैवल यूटिलिटी इसके अंदर भी है। अगर आप $15,000 से डायरेक्ट बिजनेस करते हैं किसी एक क्लोजिंग मंथ में, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी मनीला फिलीपींस का टूर आपका क्वालिफाई हो जाता है। और अगर आप $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो 4 नाइट 5 डेज का 1 पॉइंट आपको मिलता है, यानी मलेशिया का टूर आपका क्वालिफाई हो जाता है। और हमारा अभी लीडरशिप टूर अनाउंस हुआ है, जिसमें आप 10 लोगों को अगर डायरेक्ट कर देते हैं, अब मान लीजिए $2,000 से आपने 10 लोगों को डायरेक्ट किया और इसके लिए 3 महीने का समय है आपके पास, अक्टूबर क्लोजिंग तक का समय है। 10 लोगों को आपने मान लीजिए डायरेक्ट किया, अगर तो किसी एक ही क्लोजिंग मंथ में 10 लोगों को कर दिया तो फिलीपींस का टूर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मलेशिया का टूर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और साथ में दुबई लीडरशिप भी आपका क्वालिफाई हो जाता है। और उसी तरह से जो हमारा फेस सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई $15,000 की एक महीने में मैचिंग करता है तो वो दुबई लीडरशिप के लिए क्वालिफाई होगा, या $5,000 की लगातार 2 महीने में या 3 क्लोजिंग मंथ में से किसी भी 2 महीने में, वो लगातार नहीं, किसी भी 2 महीने में, पहले महीने में कर दी फिर तीसरे महीने में, तब भी वो दुबई ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये जो लीडरशिप टूर है इनका मकसद है जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको नॉलेज मिले, उनको एजुकेशन मिले, जिससे वो आके फील्ड में अच्छी तरह से काम कर पाए, अपनी टीम को एजुकेट कर पाए। ये जो लीडरशिप टूर है ये उस मकसद के लिए है। ये इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए टूर नहीं है कि आपने कॉइन परचेज किया और वहां पे चले गए। तो ये $5,000 से 2 बार मैचिंग करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो लीडर्स हैं वही 2 बार मैचिंग कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं। और $15,000 से भी जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी टीम को डेवलप करते हैं, तभी आपकी $15,000 की मैचिंग होती है। और ये सबको पता है, $15,000 की मैचिंग करने के लिए काम करना पड़ता है सबको, तभी $15,000 की मैचिंग होती है, घर में बैठे हुए नहीं होती। तो हमारा मकसद है कि जो घर में बैठे हैं उनके लिए मलेशिया और फिलीपींस का टूर है, वो आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो दुबई का टूर है या जो अभी हमारा फुकेट में टूर होने वाला है, ये कंप्लीटली एजुकेशनल टूर है, जहां पे हमें सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है और आने वाले समय के लिए तैयार होना है। इस ब्लॉकचेन का एक्सपेंड करना है, पूरी दुनिया में इसमें काम करना है, तो उसके लिए हमें इन लीडरशिप टूर्स की जरूरत है। और वहां किसी तरह का व्यवधान ना पड़े, किसी तरह का जो हमारा ध्यान है वो भंग ना हो, उसके लिए वहां सिर्फ लीडर्स चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वहां जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ लीडर्स की जरूरत है जो लोग काम कर सकते हैं। वो भले ही साथ में इन्वेस्टर हो, वो एक अलग बात है, जो इन्वेस्टर भी हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रहना चाहते हैं वो हमारे कम्युनिटी मेंबर है वो भी, लेकिन उनके लिए अलग से हमारे टूर्स होते हैं। क्योंकि वहां आपको घूमने का मौका नहीं मिलेगा, दुबई में ज्यादा घूम नहीं पाओगे, फुकेट में ज्यादा घूम नहीं पाओगे। तो मलेशिया का टूर है, जैसे अभी सिंगापुर होके आए तो वहां पे हमारे इन्वेस्टर्स भी, लीडर्स भी सब लोग थे, और 6 दिन सब लोगों ने खूब मस्ती की, खूब घूमे, खूब एंजॉय किया। तो वो जो टूर्स हैं वो उन लोगों के लिए हैं, वहां पेरेंट्स के साथ जाइए, अपने वाइफ के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। लेकिन जो लीडरशिप टूर है उसमें सिर्फ वो लोग आइए जो लोग फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल बनाना जरूरी है और हर टूर को समझना जरूरी है कि कौन सा टूर किस पर्पज से है, और उस पर्पज के हिसाब से हम वहां जाए तो हम सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, वैलिडेटर प्रोग्राम की भी, टूर प्रोग्राम्स की भी, और हमारा जो फेस सिस्टम है वो भी। और इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ डिटेल में जानकारी है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। और इसके अलावा किसी के कोई सवाल हो किसी भी तरह के, और वो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप अपने सवालों को क्लियर कर सकते हैं। और जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी $50,000 की मैचिंग पे हैं, $1,25,000 पे हैं, $15,000 पे हैं, उनमें से अगर किसी का कोई सवाल हो, मैंने आज किसी को इनवाइट नहीं किया बोलने के लिए, किसी का सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उनके सवालों का जवाब दे सकता हूं उनकी टीम के बिहाफ पे। अभी 12 मिनट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले पाटिल जी ने हैंड रेज किया है, तो पाटिल जी से ही शुरुआत करते हैं। जी पाटिल जी, वेलकम। हाँ सर। हरे कृष्णा। जय शंकर। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। जी सर। आज का प्लान बहुत बढ़िया रहा, और 9 बजे से सात अभी तक हम सब ये सुन रहे थे, और हर बार एक नया मोमेंट मिला। सो बहुत बढ़िया प्लान हुआ। प्लान अपना जो रेगुलर चल रहा है, और वैलिडेटर में आपने बोला कि सो जो डायरेक्ट यहाँ पे ये फेज के बाद नंबर आना है उसका, तो आपने बोला कि यहाँ का भी काउंटिंग हो जाएगा। हम्म। तो डायरेक्ट वाला ही काउंटिंग होगा, या फिर
रॉयल्टी भी उसको इंक्लूड होगी, वो भी इसका काउंट कैसे होगा, ये थोड़ा समझ नहीं आया उसका। देखिए, वर्किंग इनकम सिर्फ जो डायरेक्ट स्पॉन्सर से आती है, या जो जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, वो आपकी वर्किंग इनकम नहीं होती, वो प्रोटोकॉल से आ रही है, उसकी ना तो रॉयल्टी ना ही वो काउंट होगी, सिर्फ डायरेक्ट इनकम काउंट होगी। हाँ, तो वैलिडेटर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट बनाने में ही समझदारी है, ऐसा ही तो एक मैसेज यहाँ से डायरेक्ट ही मिल बनाएंगे, और कोई इनकम तो आएगी नहीं, डायरेक्ट से ही आएगी, तो सब डायरेक्ट ही बनाएंगे। रहा। यस सर, यस सर। तो पुकेट के लिए ऑलरेडी मलेशिया के लिए रेडी हैं, और लेकिन आपने। एक चीज का आप जरूर हाँ ध्यान रखिएगा, ये इनकम सिर्फ उन लोगों की काउंट होगी जिनकी अपलाइन इस सिस्टम में और उस सिस्टम में सेम होगी। अगर अपलाइन सेम नहीं है तो ये इनकम काउंट नहीं होगी, हाँ, ये एक बढ़िया। क्योंकि ये हाँ सिस्टम वो इनकम फिर चेक नहीं कर पाएगा। हाँ, जहाँ पे जिसका जो काउंट होगा, जो ईमेल आईडी होगा या स्पॉन्सर होगा, उसको उसी को ही मूवमेंट उसी ये उसी से काउंट ही चेक हो हो जाएगा पाएगी। इधर से। ओके ओके सर, ठीक है सर, बाकी कुछ सवाल ही नहीं है, बहुत बढ़िया सर, एक नंबर। संजय हल्दर जी ने हैंड रेज किया। जी संजय दा, हाँ, हरे कृष्ण सर, प्रणाम सर। हरे कृष्ण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड अभी इवनिंग। ठीक है सर, अभी फास्ट बात हो रहा है आपके साथ, गुड मॉर्निंग भी चलेगा। सर अभी एक सवाल है, ये आपका यहाँ पे जो लोग अभी वैलिडेटर हो रहा है आपका, जैसे बोला 2000 का, ये 10 जो करना है वो 2000 का भी चलेगा ना हाँ, वैलिडेटर? नंबर ऑफ वैलिडेटर्स चाहिए, कितने के हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, ये क्लियर हो गया। और दूसरा सर, यहाँ पे वो जो कंटिन्यू जो 5000 मैचिंग 2 महीना करना पड़ेगा दुबई के लिए, तो वो माने कंटिन्यू 2 महीना कंटिन्यू करना पड़ेगा, या 3 महीने के नहीं, अंदर कोई भी 2 महीना? कंटिन्यू जरूरी नहीं है, 3 महीने में किसी भी 2 महीने में कर सकते हैं। 2 महीना, ओके सर, ये क्लियर अब है। मान लीजिए 2 महीने नहीं हुई, तो तीसरे महीने हम्म, में $15,000 की कर लो। ठीक है सर, क्लियर सर। अभी ये 2 सवाल था। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम। चंचल सिंह बोरा जी हैं लखनऊ से। जी सर, स्वागत है आपका। सर मैं ये कह रहा था, जो वैलिडेटर हम 10 बनाएंगे डायरेक्ट, क्या हाँ जी। वो भी एक मंथ में ही बनाने पड़ेंगे क्या, या नहीं, 10 जो बनाने हैं वो 3 महीने में करने हैं आपको। 3 महीने में 10 होने चाहिए। वो 10 मैंने इसलिए बोले, अगर एक ही महीने में करते हैं, क्योंकि एक ही महीने में करते हैं तो उससे फिलीपींस का टूर भी क्वालिफाई हो जाएगा, मलेशिया का भी हो जाएगा, और साथ में दुबई लीडरशिप भी हो जाएगा। अगर हम 3 महीने में भी अगर 10 अगर बनाए? 3 महीने में 10 करते हैं तो फिर किसी एक महीने में $7500 होगा उनमें से, तो आपका मलेशिया हो जाएगा। और अगर अलग अलग मान लीजिए अब $20,000 है टोटल, आपने एक महीने में $7,000 किया, अगले महीने 7,000 किया, उससे अगले महीने 6,000 किया, तो सिर्फ दुबई का ही क्वालिफाई हो पाएगा। तो इसलिए एक क्लोजिंग मंथ में $7,500 या 15,000 होना चाहिए, तभी फिलीपींस का या दुबई या मलेशिया का टूर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं, लीडरशिप के लिए हमें कभी भी 3 महीने में, मतलब हाँ, वो 10 3 महीने में 10 लोग कभी भी करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विदिन 3 मंथ ना? हाँ जी, हाँ जी, विद इन 3 मंथ। जो भी हमारी अक्टूबर की क्लोजिंग होगी, अभी परसों से ये स्टार्ट हुआ है, और अक्टूबर मंथ की जो क्लोजिंग डेट होगी तब तक। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। जी मेहंदी हसन जी, हाँ वेस्ट सर। बंगाल से। जी प्रणाम। हाँ सर, तो सर प्रणाम सर। सर बोल रहे हैं सर, एक सवाल बीच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं किसी को मैंने स्पॉन्सर किया है, $15,000 में वो इन्वेस्ट किया है, तो उसको जो भी इनकम होगा, 1 लाख हो कोई भी हो, तो उस इनकम से हमको रॉयल्टी नहीं मिलेगा? मिलेगा ना 10%। मतलब वो जो कमाते हैं सिस्टम से, जो डेली, वो आईडी से 10% मिलेगा। और वो जो स्पॉन्सर करेगा, मान लीजिए वो 15 लाख में उसको 2 लाख इनकम आया, तो उसको भी किसको? 10% मिलेगा। मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, तो 15,000 में उसको ऊपर मेरा 10%, 14% मिल गया। मैं उस आईडी से हूं तो मिल गया। उसके बाद भी ये कंटिन्यू हो गया, जो उसको जो इतना जितना इनकम आएगा, उस इनकम के ऊपर 10% आएगा। 10 ये दोनों तो समझ 10% में, आएगा। हाँ, हाँ। इस समझ में आ गए हैं। मतलब वो बंदा किसी को ज्वाइन करवा दे उसी आईडी पे, कोई भी आईडी पे,
तो उसको जो जो वन टाइम इनकम आएगा, वन टाइम इनकम, उसके ऊपर रॉयल्टी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, बस उसके ऊपर रॉयल्टी उस पे मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जो हर महीने उसको आएगा उस पे नहीं मिलेगा। उसके ऊपर नहीं मिलेगा। हाँ, ये समझ हाँ। लिया। ठीक है। और सर लास्ट यही बात है, जो एक महीना में जो अभी सवाल किया था एक भाई ने, तो ये एक महीना में 10 कर देंगे डायरेक्ट में, $2000 कर दूंगा, तो उसमें मलेशिया हो जाएगा, फिलीपींस भी हो जाएगा और दुबई भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए है ना? मलेशिया हमारा, हाँ मलेशिया हमारा 10 का मतलब टोटल आपको $22,500 का डायरेक्ट बिजनेस करना है। जैसे मान लीजिए हाँ $15,000 पे फिलीपींस का टूर आपका हो जाता है और हाँ, $7,500 पे आपका मलेशिया का टूर हो जाता है। तो $22,500 एक महीने में होता है, तो साथ में, और वो 10 लोगों से होता है, तो साथ में दुबई का भी हो जाएगा। अच्छा दुबई हो जाएगा। हाँ, ये समझ गया। बट ये हम दोनों कर लेंगे तो दोनों को मिल जाएगा, फैमिली किसी को ले जा सकते हैं हम, मतलब हाँ मान लीजिए फिलीपींस में मलेशिया में तो फैमिलीज का ही टूर है, वो दुबई का ही है, सिर्फ लीडरशिप का, वहां लीडर्स जाएंगे। और एक एक बात मैंने जैसे ग्रुप में देखा था, बट मेरा जो जानने दिश था उसको मैंने एक सवाल पूछा था, जो कोई लीडरशिप प्रोग्राम में जाए तो उसको साथ में उसको जो वाइफ लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, अगर एक्टिवली आप काम कर रहे हैं तो लीडरशिप आप प्रोग्राम लेके कोई जा अचीव सकते किया हो, है? लेके जा सकते हो, अगर किसी और आईडी पे नहीं वो उन्होंने नहीं है, क्वालिफाई किया। मतलब बात बात थोड़ा मतलब अलग से हो गया, इसीलिए बोल रहा हूँ। मतलब मैंने जो तीनों अचीव कर लिया, तो ये मतलब है जो 3 अचीव कर लिया उसमें हम नहीं ले जा पाएंगे, उसमें करना है तो अलग से करना पड़ेगा, यही है ना बोल तो रहे हैं अलग सर? से ही करना पड़ेगा ना, आप एक ही टूर क्वालिफाई करके 2 लोग कैसे जाएंगे? वही पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आया हाँ? था मेरे कान में बार बार, मैंने बोला नहीं नहीं है, तो तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सवाल। ये सवाल बनता ही नहीं है ना। अब आप बोलो मैंने एक क्वालिफाई कर लिया, हाँ मैं ना, नहीं पूरी फैमिली को लेके जाऊं तो कैसे लेके जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, अंडरस्टूड है ना, नहीं, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, 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 ये था, मैं एक्चुअली में ये जानता हूँ, ये अब कंफर्म था, बस ये मैं फ्लाइट कंफर्म में करवा अगर, लिया। हाँ हाँ, फ्लाइट में एक टिकट बुक करवाएंगे तो एक ही सीट मिलेगी ना, 2 नहीं मिलेंगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही जवाब दिया था, बस उसके बाद भी ठीक है, मैं एक बार कंफर्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सर, ओके ओके, वेलकम हाँ सर। सर। हाँ सर। हरकृष्ण भैया, एक 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 जी एक एक बात है सर, वो जी। 7,500 सर जो आपने रखा है, 7,500 सर वैलिडेटर कैसे वहाँ पे होगा? ये तो 8,000 होगा, तो 2,000 करके अभी जो ये है ना, हाँ वो तो पे हो आठ सकते हैं आठ सर हजार सर? 8,000 कर लीजिए, फिर 7,500 से हाँ, अगर $100 ज्यादा हो जाएगा तो आपके घर से थोड़ी कुछ जा रहा है। अच्छा, नहीं ठीक नहीं ठीक सर, सर ठीक हेलो ठीक है, मतलब दादा। 8,000 ही है, बोलना मतलब नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब सर, 7.5 है तो 7600 भी नहीं होना चाहिए, 7.5 ही होना चाहिए पूरा। नहीं ठीक नहीं सर, ठीक सर ठीक। ये 10 में होता नहीं है, इसके लिए 12 डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे, 2,000 के। हाँ, 10 डायरेक्ट मैं एक एवरेज बोला है आपको, उसमें से एक 5,000 के होते हैं 10 में से, तो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो 5 का हाँ ही छोड़ दीजिए, आप बोल रहे हो 10 हो रहे हैं ना, तो काफी सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि 10 हो गए, 2 लाख के, नहीं 2,000 के लग तो रहा हो ना, मैंने जाएगा। क्लियर क्लियर कर दिया ना, $22,500 चाहिए, सबको क्लियर बोल तो दिया। साढ़े बाईस हाँ हजार तो, डॉलर ओके ओके। हाँ दादा, दादा ये ध्यान में हाँ रखिए कि हाँ 2,000 के 12 लोग चाहिए, 2,000 के 12 लोग जाएंगे 12 लोग नहीं तो चाहिए अपना। पाटिल जी, 12 लोग मत बोलिए, 12 लोग नहीं चाहिए, 10 डायरेक्ट से भी हो जाएगा। टोटल $22,500 का बिजनेस चाहिए। हाँ टोटल, अगर कोई 5 लाख का आएगा, 15 का आएगा तो काउंट हो हाँ जाएगा उसको। तो वो सारा काउंट हो जाएगा उसमें। हाँ, ठीक है हाँ सर, वो अगर नहीं मतलब हो, जो 12 वैलिडेटर। को हाँ 12 को फिक्स मत करिए ना, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 12 हाँ चाहिए। हाँ हाँ, ना ना सर हाँ सर ठीक है, क्योंकि वैलिडेटर साढ़े के बाईस आपने को। बोला, वैलिडेटर के लिए बोला जो एकदम एग्जैक्ट 2,000 नहीं होगा, वहाँ पे 100 ज्यादा भी हो सकती है, 100 कम, ऐसा होता है, तो मुझे तो वहाँ पे मुझे हो जाएगा। हाँ पूरी पूरी उम्मीद है 500 से 1,000 वैलिडेटर हमारे दुबई जाने वाले हैं अगले ट्रिप पे। एकदम सर, एकदम यस यस। एकदम 100% सर। हाँ सर। और अगले और साल एक सवाल। हाँ सितंबर 2027 तक परमात्मा ने चाहा तो हम उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हमारा 3rd फेज भी कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। और अभी जैसे 3rd फेज में वैलिडेटर आने से, वैलिडेटर बनने से बहुत बड़ा एक मोमेंटम आने वाला है, उसी तरह से 4थे फेज के लिए भी बहुत सारी तैयारियां हैं। तो किसी को भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 1,000 में क्यों बिकेगा, 1 लाख में क्यों बिकेगा, 10,000 में क्यों बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये सोचने वाले बहुत हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, इसलिए चिंता मत करिए। एकदम सही एकदम बात है सर। सर। एक सवाल और था। ये जब चालू 10 तारीख को होने वाला है, तो 10 तारीख को कितने टाइम बजे ये चालू हो जाएगा? और उसके लिए हमें थोड़ा वीडियो अगर मिलते हैं, किस प्रकार हम उसको कर देते हैं, कोई एक्टिवेशन वीडियो नहीं कैसे मिलेगा करना है? उससे पहले, वीडियो तभी बनते हैं जब बनना शुरू होते हैं। अब डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो पहले दिन आप भी पहले दिन ही बनोगे, पहले दिन मैं भी बनूंगा, तो बिना बने वीडियो कैसे हाँ बनाऊं?
अरे ठीक है सर, तो ये उसको फिर थोड़ा मेरे को समझ कैसे। इमेजिनेशन करके बनाना पड़ेगा, और इमेजिनेशन करके बनाते हैं तो उसमें फिर गलती होने की संभावना है, तो इसलिए। और ओके। पैनकेक स्वैप को यूज करना बहुत आसान है, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर पैनकेक स्वैप को यूज करते हैं। सिंपल सा सिस्टम है, जैसे आप मेटामास्क में वॉलेट कनेक्ट करके trustbitcoin.io डाल के हमारी डीएप खोलते हो, उसी तरह से पैनकेक स्वैप डाल के पैनकेक स्वैप खोलना है। जैसे ही पैनकेक स्वैप खोलोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और पैनकेक स्वैप में कैसे कोई भी कॉइन परचेज किया जाता है, यूट्यूब पे डालिए 1000 वीडियो दिख जाएंगे। वीडियो की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना डालिए पैनकेक स्वैप में कोई कॉइन कैसे परचेज किया जाता है, पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी कैसे डाली जाती है, आप देखिए ना यूट्यूब पे हजारों वीडियो भरे पड़े हैं, लीजिए नॉलेज। ओके, और सर 15,00,000 से जो करने जा रहा है, उसको कौन सा कंप्यूटर या क्या लेना चाहिए, ये थोड़ा जानकारी मिलता तो एक साथ हम देखिए ले सकते थे। वो व्हाट्सएप पे भी 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन वैसे बता देता हूं आपको, 256 जीबी स्पेस चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, 16 जीबी रैम चाहिए, और एसएसडी कार्ड इंस्टॉलेशन होना चाहिए। एसएसडी कार्ड उसके अंदर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। जो नए सिस्टम आते हैं वो सब इस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। इससे हैवी कॉन्फ़िगरेशन हो, इससे ज्यादा हो तो बेटर है, जितनी मर्जी हो, मिनिमम ये होनी चाहिए। और लैपटॉप आप लेते हो तो उसको 3-4-5 घंटे आपको बंद करना पड़ता है, 24 आवर आप लैपटॉप को रन नहीं कर सकते। पीसी के साथ आप सीपीयू लगा सकते हो घर में, तो उससे वो 24 आवर चल जाता है। तो इनकम जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आएंगे, जो भी 2000 और 5000 वाले हैं, उनको तो ऐप मोबाइल में रखनी है, तो मोबाइल तो बंद होता नहीं है, 24 घंटे चलता ही रहता है। 24 आवर अगर आपकी ऐप, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे कंप्यूटर पे, जो भी हार्डवेयर आप इंस्टॉल करोगे, 24 आवर के लिए अगर बंद होती है तो आपको उस दिन का रिवॉर्ड नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बंद होता है तो कोई इशू नहीं है, आपको रिवॉर्ड आ जाएगा। यानी 24 घंटे लगातार बंद नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपने किया, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये सवाल था, स्क्रीन बंद होता है तो हमें कमीशन नहीं आएगा या उसमें आएगा। उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे 70 लाख कॉइन है, उसमें से हमारे 60 लाख कॉइन तो रिजर्व हैं, 2 लाख, 2000, 5000, 15000 वालों के लिए, वो रेगुलर जो हर रोज जाने हैं। 4242 कॉइन उसी 60 लाख की कैलकुलेशन में है। 10 लाख कॉइन अलग से हैं, वो ब्लॉक प्रोड्यूस करने पे आएंगे। वो जो $15,000 के वैलिडेटर होंगे, उनको ब्लॉक प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जब आप वैलिडेटर बनना शुरू हो जाओगे, जब बन चुके होगे, उसके बाद उसके वीडियो आपके पास आएंगे, एजुकेशनल वीडियो आएंगे कि उसमें आपको काम कैसे करना है, तो उसके रिवॉर्ड उसके बाद स्टार्ट होंगे। वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट होंगे। यानी 10 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सितंबर से वो स्टार्ट होंगे। उसमें 1 महीना पूरी आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि ब्लॉक आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, ताकि उसके अंदर किसी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। तो कोई किसी तरह की कोई गलती ना हो, उसकी पूरी आपको एजुकेशन मिलेगी। और उसके बाद जो लोग उस पर काम करते हैं, उनको बहुत बड़े रिवॉर्ड उस 10 लाख कॉइन में से आएंगे। हाँ सर, और एक आखिरी सवाल था, 10 तारीख को जो चालू होने वाला है, उसका टाइम पता चल सकेगा हमें, किस टाइम पे चालू वो होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको टाइम पता लग जाएगा, अभी उसका टाइम मुझे भी नहीं पता। नहीं, जब होने हैं तो हमें थोड़ा सबको मिलेगा तो रेडी रहेंगे। और वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होता है, यूरोपियन टाइम से होता है, या अमेरिकन टाइम से, किस टाइम से होता है मुझे आइडिया नहीं है। वो जब होगा तो ग्रुप में आ जाएगा। ओके सर, और दूसरा, जो 24 आवर्स के बाद उसका जो कटिंग होता है, उसका डिविडेंड आने वाला है, वो हमारे जैसे 1:58 AM को निकलता है हमारा, वैसे ही आ जाएगा क्या, उसका अलग कुछ टाइम रहेगा उसका? नहीं, वो जिस टाइम भी स्टार्ट होगा, मान लीजिए सुबह 9 बजे नहीं, स्टार्ट होता है तो अगले दिन 9 बजे आएगा। हाँ, जिस टाइम जिस से टाइम होगा पे भी उस टाइम स्टार्ट होगा वही टाइम फिक्स हो जाएगा, फिर हर रोज उसी टाइम पे ही आएगा। ओके। और सर, और एक सवाल था, जो हमें जो डिविडेंड आ रहा है उसका, वो WTBC में आ रहा है। जी। अगर, हाँ, तो अगर हम लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जरूरत नहीं है बेचने की उनको, तो वो रख के अगले मोमेंट में कभी भी बेच सकते हैं, जैसे रेट बढ़ जाएगा तब उस टाइम बेचेंगे तो चल सकता है उस टाइम? देखिए, एक्सचेंज पे आपके पास जो भी कॉइन आएंगे, उस कॉइन को आप रखिए, वो इमीडिएटली सेल होंगे। उसका करंट प्राइस के ऊपर जो भी एक्सचेंज पे प्राइस होगा, उसको आप 1 दिन बाद बेचिए, 1 साल बाद बेचिए, 10 साल बाद बेचिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है। उसमें ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम का कोई राइट नहीं है, ब्लॉकचेन का कोई राइट नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई राइट नहीं है, आपकी अपलाइन का कोई राइट नहीं है। वो कॉइन आपके हैं, उसके एसेट के मालिक आप हो, प्रॉपर्टी आपकी है।
उसको आप जब बेचना चाहें तब बेच सकते हो, तुरंत बेचना चाहें तुरंत बेच सकते हो, 1 साल बाद बेचना चाहें 1 साल बाद बेच सकते हो, 10 साल बाद बेचना चाहें 10 साल बाद बेच सकते हो। और हमारे 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जैसे आप सब लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता लगता है, पहले सबको यही पता था कि 5 फेस ही हैं, 5 फेस तक हमें काम करना है। आज से 1 महीना पहले किसी को नहीं पता था कि वैलिडेटर भी आएंगे, या आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। तो सब लोगों को लगता था कि एक्सचेंज पे ही अब सारे कॉइन जाएंगे। तो अभी एक्सचेंज पे कॉइन जाना शुरू हो जाएंगे। अभी उसमें से जब आप किसी को वैलिडेटर बनाते हो तो 12% कॉइन आप अपने खुद के एक्सचेंज पे बेच सकते हो, जो आपके अभी तक आपने फेस सिस्टम से खरीदे हुए हैं। मान लीजिए $15,000 से आपने किसी को वैलिडेटर बनाया, तो $15,000 का 12% यानी $1,800 के कॉइन। इसमें कॉइन की क्वांटिटी नहीं है, $1,800 अमाउंट है। $1,800 के कॉइन आप अपने खुद के बेच सकते हो, जो आपके वॉलेट में पड़े हैं, चाहे वो 3rd फेज के हो, चाहे वो 4th फेज के हो, चाहे वो 5th फेज के हो, या आपके पड़ोसी को हो, आपके रिश्तेदारों को हो, किसी के भी हो, आपके वॉलेट में होने चाहिए। $1,800 के कॉइन, मान लीजिए $300 कॉइन का प्राइस है एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके 6 कॉइन जाएंगे, 6 कॉइन आपके बिक जाएंगे, बाकी कॉइन के मालिक आप ही हो। तो $1,800 आपको मिल जाएंगे, जो भी करंट प्राइस है। और उसी में 13% यानी 15,000 का 12% हो गया $1,800, और 15,000 का 13% हो जाएगा लगभग $1,950 शायद। तो $1,950 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से $1,950 के कॉइन बिकेंगे जिनकी क्यू पोजीशन होगी, लेकिन वो कॉइन बिकेंगे $60 के हिसाब से। तो $1,950 में $60 के हिसाब से जितने भी कॉइन आएंगे वो उनके कॉइन कट जाएंगे। यानी अगर $60 के हिसाब से मेरे ख्याल से बनेंगे वो 33 कॉइन के आसपास बनेंगे, 33 कॉइन के आसपास, तो 33 कॉइन उनके कट जाएंगे। यानी जो वैलिडेटर बना रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके तो उसी अमाउंट में सिर्फ 6 कॉइन जाएंगे, और जो क्यू पोजीशन से सेल हो रहे हैं उनके 33 कॉइन चले जाएंगे। तो ये डिफरेंस है काम करने का। तो काम करोगे तो बहुत बड़ी इनकम आपको आने वाली है इन फ्यूचर। आप मान लीजिए चौथे फेज के लिए आपने अपने कॉइन लगाए हुए हैं, वो $500 आपको आने हैं चौथे फेज में। $1,000 पे बिकेगा तो $500 आने हैं ना। और यहीं अगर मान लीजिए 4 महीने बाद $500 रेट हो गया, तो वैलिडेटर बना के $500 में यहीं बेच लो, चौथे फेज के भी बेच सकते हो तुरंत। आपको चौथे फेज का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक नंबर सर, एक नंबर। थैंक यू सर। तो थैंक यू जी। एक सर लास्ट सर क्वेश्चन था सर, लास्ट जस्ट इस जगह सर, मैंने सर जब एक्सचेंज लॉन्च होगा सर, पहले तो वीडियो तो नहीं मिलेगा, हम समझ चुका हूं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो बाय कर लिया मतलब हम वैलिडेटर बन गए क्या ना, और नहीं, कुछ करना पड़ेगा? कॉइन बाय करने से वैलिडेटर नहीं बनोगे। कॉइन बाय करने से आप कॉइन के मालिक बनोगे। कॉइन को जब आप स्टेक करोगे कॉइन को, वो ट्रस्ट बिटकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आपको स्टेक करना पड़ेगा। उसका ऑप्शन आपको ट्रस्ट बिटकॉइन वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। जैसे अभी आप फॉर्म फिल करते हो कॉइन बाय करते रहे, इसी तरह से आपको एक फॉर्म फिल करके स्टेक करना है। तो वो इजी प्रोसेस होगा, उसका पहले से ही आपको पता लग जाएगा। या जैसे आपके अपलाइन है संजय हल्दर जी हैं, वो जब करेंगे तो आपको वीडियो कॉल पे करवा देंगे, क्योंकि कोई एक भी करेगा तो सीख जाएगा ना। हाँ सीख जाएगा सर, मतलब पहले बाय कर लूंगा, उसके बाद मतलब बाय तो व्यापार नहीं होता रहेगा, तो हम पहले बाय कर लेंगे सबको, जितना हमारा करेंगे उसके बाद आप ये समझ लीजिए जो काम अभी तक हम कर रहे थे वो बहुत टफ था, आईडी लगाना बहुत टफ था। जो अभी आप आईडी लगाते हो, अब आगे आगे जो भी काम होंगे इससे आसान ही होंगे। तो ये काम कर चुके हो ना, अगले काम बहुत आसान लगेंगे आपको, चिंता मत करो। नहीं ये हम समझ गए सर, मतलब हम बाय कर लिया, बाय करने के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा बाद, मैं 1 दिन बाद हम डिपॉजिट करेंगे, जैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन जो करंट रेट होगा उसके हिसाब से वो $15,000 के कॉइन की डिमांड करेगा सिस्टम आपसे। ओह अच्छा, मतलब तो उसी टाइम खरीद के उसे बाय करना, सेल लगाना पड़ेगा, मतलब वो भी कर सकते हो, अगर वो आपकी किस्मत है। अगर कोई आपने मान लो आज $100 में खरीदा, अगर कोई 2 दिन बाद $200 है, तो आपका फायदा हो जाएगा, आपके कॉइन कम लगेंगे। और अगर $100 की बजाय $100 से नीचे तो खैर आ नहीं सकता, पर एक एवरेज मान लीजिए $200 में आपने खरीदा और 3 दिन बाद $100 उस पर रेट हुआ, तो आपको ज्यादा कॉइन और कॉइन खरीदने पड़ेंगे। मतलब वहां पे मतलब डॉलर मांगना है एक्चुअली, उस हिसाब से कॉइन माइनस हो जाएगा, डेडिकेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके सर, जो करंट प्राइस होगा जिस टाइम भी आप वैलिडेटर बनने जाते हो, करंट प्राइस जो होगा उस करंट प्राइस के हिसाब से वो आपका WTBC मांगेगा सिस्टम, मांगेगा। ठीक है। थैंक यू सर, समझ गया सर। ओके। प्रकाश ठाकुर जी कलकत्ता से। जी प्रकाश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला था कि एक अलग वॉलेट बनाना पड़ेगा हमें, तो अलग वॉलेट बनाना होगा या मतलब यही वॉलेट चलेगा?
वो और साथ आपकी में इच्छा है, ईमेल आईडी क्या? आपको किस वॉलेट में काम करना है वो आपकी इच्छा, आप किसी भी वॉलेट में अलग भी बना सकते हो, इसी में भी कर सकते हो। अच्छा, और ईमेल आईडी तो सेम रहेगा ना सर? ईमेल आईडी अभी मुझे पता नहीं है, जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, हो सकता है बिना ईमेल आईडी के ही खाली वॉलेट एड्रेस से ही आपका काम हो जाए। अच्छा, अगर नया वॉलेट भी बनाते हैं तो पुराने वॉलेट से मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह तो कर सकते हैं ना सर, जो हाँ हाँ, 20% वगैरह? कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं ठीक है सर, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सर है जी। नेक्स्ट टाइम में। इसमें थैंक यू सर। क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जो अभी काम कर रहे नहीं, हो ये उससे बेनिफिटेड क्या डिफरेंट, रहेगा सर? सर ये उससे डिफरेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को उसके साथ मैच मत करिए, वो अलग काम है, ये अलग काम है। आप एक ही वॉलेट में बीएनबी भी लेते हो, एक ही वॉलेट में एयूएसडी भी लेते हो, एक ही वॉलेट में टीबीसी भी लेते हो, तो इसी वॉलेट में आप डब्ल्यूटीबीसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम लोग के लिए बेनिफिटेड क्या रहेगा सर, नया वॉलेट बनाना या इसी सर वॉलेट जो को आपको यूज अच्छा करना? लगता है वही बेनिफिट है। अब आपको इसमें करना हो इसमें करिए, आप संभाल सकते हो, और प्राइवेट की तो दूसरा वॉलेट बना लीजिए, फ्री में बनते हैं वॉलेट के, कौन से पैसे लगते हैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी शुक्ला जी, स्वागत हाँ है आपका। जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर एक चीज ये बताइए कि क्वाइन को जैसे मान लीजिए हमको टीबीसी में कन्वर्ट करना है, हम्म। तो क्या मान लीजिए 15,000 का पैकेज है, किसी का 2,000 है, किसी का 5,000 है, तो क्या इकट्ठा 40-50 हजार डॉलर को WTBC में खरीदा जा सकता है, फिर बाद में अलग अलग अकाउंट पे भेजा जा सकता है? हाँ हाँ, उसमें तो कोई इशू नहीं है। डब्ल्यूटी जैसे आप कोई कॉइन खरीदते हो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे बिटकॉइन खरीदते हो, जैसे इथेरियम खरीदते हो, ऐसे ही जी डब्ल्यूटीबीसी खरीदोगे। हाँ, वो तो हम खरीद लेंगे, वो जान रहे हैं। मतलब उसको हमारे अलग कहने अलग वॉलेट में, कहीं भी भेजिए, वो हाँ, डब्ल्यूटीबीसी और डिसेंट्रलाइज तरीके से ही चलेगा, उसमें बस कोई बस। इशू नहीं है वो। अच्छा, एक सवाल और है कि सर जैसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था अपने टीम में कि मान लीजिए 15,000 डॉलर के लिए हार्डवेयर कल को करप्ट हो गया या हार्ड डिस्क उड़ गई, तो नया हार्डवेयर जब हम चेंज करेंगे तो हमको तो लगता है वही अकाउंट नंबर ही केवल मस्ट है, जिस अकाउंट से हमारा लिंक रहेगा हाँ, जो वही एड्रेस अकाउंट। आपका वॉलेट एड्रेस होगा जो, हाँ, वही लिंक रहेगा, बाद में एपीआई उसका कनेक्ट हो जाएगा, जो भी हाँ उसका वो सिस्टम हो होगा। जाएगा, उसमें उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब हार्डवेयर कभी भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, ठीक हार्डवेयर है भी सर। चेंज किया जा सकता है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज किया जा सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, और बस सब सारी जानकारी है। जैसा आपका आदेश होगा फिर काम किया जाएगा फिर। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10:40 हो गए हैं, तो बाकी अभी मंडे और थर्सडे को मीटिंग ये रेगुलर रहेगी। मंडे को मैं करूंगा मीटिंग, थर्सडे को नेगी जी करेंगे, तो ये 2 मीटिंग आपके लिए रेगुलर रहेंगी, अभी आगे काफी समय तक रहेंगी। जब तक आप सब लोग अपनी अपनी मीटिंग करना शुरू नहीं कर देते तब तक तो हम करेंगे ही। आप लोग जब कमान संभाल लोगे, थोड़ा फ्री कर दोगे, तो फिर कुछ और काम करेंगे मंडे और थर्सडे को। नहीं तो मीटिंग रेगुलर रहेंगी मंडे और थर्सडे को, तो इसमें हमारा प्लान प्रेजेंटेशन और थोड़े बहुत जो भी सवाल जवाब है वो हम कर सकते हैं, और बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।